Hey, hello everyone. So this is your educator शानू अरोरा, MSc IIT बॉम्बे, ऑल इंडिया रैंक 55 IIT जैन। तो आज हम क्या करने वाले हैं? आज यार बड़ी इंपॉर्टेंट हमारी ये क्लास है जहां पर हम TIFR के PYQ कर रहे होंगे। एज यू नो पूरी TIFR की मेरी सीरीज चल रही है यहाँ पर, और आज हम जो है TIFR के इलेक्ट्रॉनिक्स के PYQ कर रहे होंगे। 2017 तक हम प्रॉब्लम कर रहे होंगे, ठीक है। 2022 से 2017 तक इस क्लास में हम प्रॉब्लम कर रहे होंगे, और नेक्स्ट क्लास में फिर हम आगे की प्रॉब्लम्स करेंगे, ठीक है। अगर आपने प्रीवियस क्लासेस नहीं देखी हैं तो वो भी देख सकते हैं, जहां पर मैंने मैथमेटिकल फिजिक्स के PYQ करवाए हैं, ठीक है। पूरे मैथमेटिकल फिजिक्स के मैंने 2022 से 2010 तक के प्रॉब्लम्स यहां पर मैंने करवा रखे हैं, तो आप जाकर वो भी देख सकते हैं, पूरी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। चलिए, सो लेट अस बिगिन। आर वी कनेक्टेड? एक बार मैं देख लेता हूं। दिस इज अ लाइव क्लास एंड वी आर कनेक्टेड। दिस इज अ रिकॉर्डिंग क्लास बट वी आर कनेक्टेड वेल। तो चलिए लेट अस बिगिन, ठीक है। तो ऑन अनअकैडमी आई टीच ऑल द 7 सब्जेक्ट्स। आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से मेरा रिवीजन शेड्यूल था। अब आने वाला 2024 का बैच भी आपको मेरा मिल जाएगा। आप व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टॉकिंग बहुत सारी मैंने TIFR पे वीडियो बना रखी है। आई गेस यूट्यूब पर इतनी अच्छी सीरीज कहीं पर भी नहीं है TIFR एग्जाम को रिलेटेड, तो आप जरूर जाकर देख सकते हैं पूरे की पूरी प्लेलिस्ट। ऑल्सो रिवीजन सीरीज मैकेनिक्स की, EMT की और सभी सब्जेक्ट के PYQ, CUSET एग्जाम, बहुत सारी प्लेलिस्ट आपके लिए अवेलेबल है, जाके जरूर चेकआउट कर लेना। क्विकली बिगिन करेंगे 2022 के क्वेश्चंस के साथ इलेक्ट्रॉनिक्स के। नाउ बताना चाहूंगा, इलेक्ट्रॉनिक्स बड़ा ही इजी सब्जेक्ट है यार, और TIFR में बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस यहां पर पूछे जा रहे हैं। बहुत स्कोरिंग आपके लिए सब्जेक्ट रहने वाला है। हर साल कम से कम 3 क्वेश्चन पार्ट ए में, ठीक है। पार्ट ए की बात करूं तो 3 क्वेश्चन आते हैं 23, 24, 25। क्वेश्चन नंबर 23, 24, 25 पर इलेक्ट्रॉनिक्स के क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का पेपर आप देख सकते हैं। और पार्ट बी में भी हर साल एक क्वेश्चन आ रहा है, 36 नंबर क्वेश्चन जिसको हम कहेंगे, और 1 से 2 क्वेश्चन हर साल पार्ट बी में भी आ रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रॉनिक्स रोल प्ले करने वाला है आपके TIFR के सिलेक्शन में। और देखेंगे आप हर साल क्वेश्चन आने वाले, ठीक है। पार्ट बी, पार्ट सी हमेशा क्वेश्चन आपको यहां पर देखने को मिल रहा है, और बहुत इजी क्वेश्चन मिलने वाला है। हम सारे ही यहां पर कवर अप कर रहे होंगे, ठीक है। तो ये वीडियो सर पार्ट ए वाले तो सारे क्वेश्चन कर रहे होंगे, पार्ट बी, पार्ट सी, तो ये जो वीडियो है आपके लिए इंटीग्रेटेड PhD वालों के लिए भी है, PhD वालों के लिए भी है, सभी के लिए वीडियो होने वाला है TIFR के एस्पिरेंट्स के लिए। नाउ लेट अस क्विकली बिगिन यार। 2022 का पहला क्वेश्चन यहां पर देखेंगे। क्या कहता है सर क्वेश्चन? आप वीडियो को पॉज कर देख सकते हैं पहले क्वेश्चन, और खुद से सॉल्व करके फिर आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। मैं थोड़ा लगातार करता ही रहूंगा यहाँ पर क्वेश्चंस, ठीक है जी। द सर्किट डायग्राम ऑन द राइट शोज अ ब्लॉक ए रिप्रेजेंटिंग अ क्यूबिक स्ट्रक्चर, ठीक है। एंड यहाँ पर एक रेजिस्टेंस की वैल्यू दे रखी है, L की वैल्यू दे रखी है, C की वैल्यू दे रखी है, और आपसे पूछा हुआ है कि स्टेडी स्टेट में क्या होगा, ठीक है। यहां से आपसे पूछा हुआ है द अर्लीस्ट टाइम एट विच द करंट रीचेज द स्टेडी स्टेट वैल्यू I नॉट, ठीक है सर। अब यहां पर एक क्यूब है, इसका हमारा कोई इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा। अगर मैं इसको बनाऊं डायग्राम को, यार ये एक इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा इस क्यूब का। ये इंडक्टर आ गया, ये रेजिस्टेंस आ गया, ये कैपेसिटर आ गया, और यहां से बैटरी लगा दी गई है, यहां स्विच लगा दिया गया है, और ऐसे सर्किट। अब वो कह रहा है यहां पर जब हम इसका स्टेडी करंट देखेंगे, ठीक है ना, स्टेडी वैल्यू ऑफ करंट कितने टाइम पर वो स्टेडी हो जाएगी, वो हमें यहां पर बताना है, ठीक है सर। यहां पर इतनी बात यहां पर कह दी गई है कि हमें स्टेडी करंट देखना है और स्टेडी करंट की वैल्यू बतानी है, और कितना टाइम उसको लगेगा, अर्लीस्ट टाइम कितना लगेगा, ठीक है सर। तो अगर हम यहां पर बात करें पहले तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की, तो अगर जो मेरे स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर जो मेरे से पढ़ रहे हैं, उन्होंने देखा होगा कि यार ये क्वेश्चन मैंने क्लास में आपको ऑलरेडी करवा रखा है, और वहां पर आपको हमने इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाला था, ठीक है। अगर इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे क्यूब का फ्रॉम साइड A एंड साइड G, तो ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 5R/6 आता है। यहां पर आप पॉज करके देख सकते हैं कि कैसे हम इसमें KVL लगाकर करते हैं। चलिए मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर हिंट ड्रॉप कर देता हूं कि इसका अगर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना हो तो हम कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। देखेंगे हर एक ब्रांच में रेजिस्टेंस दे रखा है, ठीक है ना, हर एक ब्रांच में इक्वल रेजिस्टेंस है यहाँ पर, ठीक है सर। अब यहां से यहां तक का बॉडी डायगोनल का निकालना है, ठीक है। तो आप देखिए यहां पर हम एक एक्स्ट्रा बैटरी लगा देते हैं कि यार यहां पर एक बैटरी दी जा रही है इसको, ठीक है जी, और ये इसके 2 एंड से यहां पर कनेक्ट हो गई, ठीक है सर। अब यहां पर V वोल्टेज है, टोटल करंट यहां से I निकल रहा है। अगर मुझे टोटल रेजिस्टेंस निकालना है तो क्या रिलेशन होगा, V इज इक्वल्स टू R इक्विवेलेंट इनटू I, ये रिलेशन मुझे देखना है, ठीक है। अब यहां से करंट आएगा I करंट, अब यहां से करंट घुसने पर उसको दिखेगा 3 इक्वल ब्रांचेस, तो यहां पर I/3,
I/3 और I/3 करंट चला जाएगा। ऐसे ही आगे करंट जाएगा, मान लो मैं कोई भी एक ब्रांच पकड़ लेता हूं, मैंने ये वाली ब्रांच पकड़ ली, इसको आगे फिर से 2 इक्विवेलेंट ब्रांचें दिखेंगी, तो यहां से करंट और बढ़ जाएगा, I/6 बढ़ जाएगा। ठीक है, अब यहां पर देखो I/3 बटा, यहां पर I/6 बटा, यहां से भी सिमिलरली I/6 आ रहा होगा करंट, यहां भी I/6 आ रहा होगा करंट। तो इस वाली ब्रांच में क्या हो जाएगा, I/6 यहां से आ रहा है, I/6 यहां से आ रहा है, तो आगे जो है वो मिलकर चलेगा I/3 बनकर। समझ में आ रही है बात? देखेंगे यहां पर मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूं इस डायग्राम को, अगर आप और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे तो यार यहां पर इसको 3 इक्वल ब्रांचेस दिख रही हैं, तो I/3 ठीक है, I/3। अब यहां से इसको 2 ब्रांचेस इक्वल दिख रही हैं, I/6 सिमिलरली यहां से भी I/6 और यहां से भी I/6। जब ये दोनों ब्रांचेस जाके मिलेंगी तो ये I/6 मिलाकर I/3 बना देंगी। ठीक है, और यहां पर हमने इसका एक पाथ बना लिया। पाथ क्या हो गया हमारा, यहां से जा रहा है, हम ऐसे जा रहे हैं, कहीं से भी ले लो आप। तो यहां पर मैंने इसको सॉल्व कर रखा है, आप देखेंगे ये पाथ मैंने यहां से ले लिया। ठीक है, इस पाथ पे अगर हम यहां पर देखेंगे और मैं यहां पर KVL लगा रहा हूं, आप देख सकते हैं, तो यहां पर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 5R/6 आ रहा है। ठीक है, खैर ये बात तो ही हमारे सब्सिडरी क्वेश्चन की, जो मेन क्वेश्चन था वो क्या था। ठीक है, मेन क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि स्टेडी स्टेट में कब आ जाएगा वो। तो आप देखिए यहां पर हम डीसी वोल्टेज का सप्लाई कर रहे हैं, और डीसी वोल्टेज में कैपेसिटर क्या होता है, डीसी वोल्टेज में कैपेसिटर ओपन सर्किट का काम करता है हमारा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहां पर, डीसी वोल्टेज के लिए कैपेसिटर जो है हमारा ओपन सर्किट बन जाता है, यानी कि इनफाइनाइट रेजिस्टेंस बन जाता है। तो यहां पर क्या बन जाएगा सर, डायग्राम हमारा ये ओपन सर्किट हो गया यार, जो कैपेसिटर था वहां उसकी जगह ओपन सर्किट आ गया। ठीक है सर, अब क्या होगा यार, ये वाला ब्रांच तो ओपन सर्किट हो गया, यहां से करंट जाएगा 0, सारा करंट जो है यहां से जाएगा। तो अब जो है आप देखिए यहां पर तो लैग होने की बात ही नहीं है, क्योंकि सारा लैग जो होता है कैपेसिटर की वजह से होता है, और यहां पर कैपेसिटर ही हट गया है डीसी के लिए। तो आप कह सकते हैं यहां पर जो है केवल रेजिस्टेंसेस बच रहे हैं, और द अर्लीस्ट टाइम एट विच द करंट रीचेस स्टेडी स्टेट इज 0, यानी कि 0 सेकेंड से ही, बिल्कुल जब जैसे ही हम स्विच को दबाएंगे वैसे ही करंट जो है स्टेडी स्टेट में फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन ए। बात आपको समझ में यहां पर आ रही। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे 2022 के। प्लीज हैव अ लुक एट दिस क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन है क्या कहना चाह रहा है, देखते हैं। क्वेश्चन ये है कि कंसीडर अ सर्किट ऑफ एन ऑपरेशनल एम्पलीफायर एंड 4 रेजिस्टेंस। भाई ऑपरेशनल एम्पलीफायर इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रॉनिक्स में, हर साल एक क्वेश्चन पूछा जाता है, और बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन यहां पर पूछा जाता है। ठीक है सर, नेगेटिव फीडबैक है, हमने ये क्वेश्चन क्लास में किया हुआ है। नेगेटिव फीडबैक है सर, नेगेटिव फीडबैक में क्या होगा भाई, वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट। नेगेटिव फीडबैक का मतलब होता है वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट, यानी कि यहां पर अगर आप देखो 0 पोटेंशियल है, तो यहां पर भी 0 पोटेंशियल होगा। अब मैं यहां पर क्या कर दूंगा, नोडल एनालिसिस लगा दूंगा। तो नोडल लगाएंगे भाई, कितनी ब्रांचेस हैं, 1 2 3 4 ब्रांचेस हैं, नोडल लगा देंगे। 0 माइनस V0 अपॉन R, 0 माइनस 12 अपॉन R, 0 माइनस 0 अपॉन 2R, प्लस 0 माइनस 12 अपॉन 4R इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, नोडल एनालिसिस हमने यहां पर ये लगा दिया है। अब क्या होगा सर, V0 बाय R को तो राइट हैंड साइड में ले जाओ, इधर क्या बच रहा है सर, ये 0 आ गया, ये पॉजिटिव आ गया, तो कितना बच रहा है सर 12। आप इसको यहां से देखेंगे क्या आ रहा है कैलकुलेशन से, दिस इज कमिंग आउट टू बी -12 बाय R, और दिस इज +12 बाय 4R। R से R कट जाएगा हमारा, बचेगा क्या, V0 विल बी -12 + 3, V0 is coming out to be -9 volt, which is option A, very very correct answer। क्या ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, एवरीवन गॉट द आंसर। चलिए आगे बढ़ेंगे यार हम। ठीक है, अगर आपको कोई भी डाउट रहता है तो जरूर कमेंट करके मुझे बताएंगे। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, अगर आपको कोई प्रिपरेशन से रिलेटेड भी डाउट है तो भी आप मेरे को जरा कमेंट्स में बता सकते हैं, और जो भी आपको डाउट्स हैं वो कमेंट सेक्शन में आप डाल सकते हैं निश्चिंत होकर।
ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जा रहे होंगे। 9 वोल्ट आ रहा है, -9 वोल्ट आंसर इसका। टीआईएफआर का एक और क्वेश्चन देखेंगे 2022 का। इट इज रिक्वायर्ड टू डिजाइन द सर्किट विद एन इम्पीडेंस Z इज इक्वल्स टू ओमेगा Z ओमेगा सच दैट दिस, कि इस तरीके का कोई फॉर्म हो Z का फॉर द रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी दिस K एंड ओमेगा आर रियल नंबर्स, द पॉसिबल डिजाइन वुड बी। आपसे पॉसिबल डिजाइन पूछ रहा है। ठीक है सर, इस तरह के क्वेश्चन भी हमने क्लास में कर रखे हैं। ठीक है, तो यहां पर क्या आएगा, चारों के लिए, चारों ऑप्शंस के लिए आप जो है इंपीडेंस निकालिए। इंपीडेंस क्या होता है, Z। ऑप्शन ए के लिए निकालते हैं, आएगा तो क्या आ जाएगा सर, इंडक्टर के लिए क्या होता है, मतलब अगर मैं आपको एस डोमेन में कहूं तो ये हो जाएगा LS, या आप सिंपल भाषा में लिखिए XL प्लस X। क्या आ जाएगा, XL क्या होता है सर हमारा, आयोटा J ओमेगा L। ठीक है ना, वेयर J इज आयोटा। ठीक है ना, क्योंकि हम इलेक्ट्रॉनिक्स में जब आयोटा लिखते हैं तो J लिखते हैं, क्योंकि भाई I तो ऑलरेडी करंट होता है ना, इसीलिए थोड़ा कंफ्यूजन से बचने के लिए हम J यूज कर लेते हैं। ठीक है सर, और ये क्या होता है सर, 1/J ओमेगा C। और 1/J क्या होता है, 1 आयोटा क्या होता है, माइनस आयोटा होता है सर, तो -J, तो ये क्या आ जाएगा सर, J ओमेगा L -J अपॉन ओमेगा, ये आ रहा है सर। ठीक है भाई, इसको अगर मैं यहां पर कॉमन वगैरह ले लूं तो यहां पर क्या आ जाएगा मेरे पास। ठीक है, अगर मैं इसको यहां पर कॉमन वगैरह ले लूं तो क्या आ जाएगा मेरे पास, आप देख सकते हैं। मैं J कॉमन ले लेता हूं, ओमेगा L कॉमन ले लेता हूं, क्या आ जाएगा सर, ओमेगा -1/ओमेगा LC। और 1/LC क्या होता है सर, हमारा ओमेगा नॉट स्क्वायर होता है, हमें पता है रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी होता है इन दोनों के बीच में। तो ये क्या आ जाएगा, Z विल बी JL ओमेगा माइनस कोई, आप कोई भी एक नंबर इसको लेट कर सकते हैं। ठीक है, या ऐसे ही रहने दीजिए तो भी कोई फर्क नहीं है, मतलब आप इसको कोई एक कांस्टेंट लेट कर सकते हैं, ओमेगा नॉट स्क्वायर भी कह सकते हैं इसको पूरे में। ठीक है सर, अब देखने वाली बात ये आ रही है कि हमारा, मतलब इसको आप कोई और कांस्टेंट ओमेगा नॉट कह दीजिए, जैसे कि हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। तो आप देखिए ये ऑप्शन हमारा मैच कर रहा है, ये ऑप्शन हमारा मैच कर रहा है इस वाली रेंज के साथ। हमें देखने को मिल रहा है कि हाँ सर, फॉर्म आइडेंटिकल आ रही है, भले ही वो L है, वहां पर K लिखा है, यहाँ पर L लिखा है, लेकिन फॉर्म जो है मैच कर रही है ऑप्शन ए की। तो एक ऑप्शन ए पॉसिबल आंसर है। बाकी ऑप्शंस भी मैच करने हैं क्या सर, ट्राई करके देखें, देख लेते हैं यार ट्राई करके फटाफट से। तो दूसरा तो सर कैपेसिटर है, ऑप्शन बी तो सीधे सीधे ओ इंडक्टर है, तो उसका क्या हो जाएगा, सीधे सीधे J ओमेगा L हो जाएगा। तो देखो फॉर्म मैच नहीं किया। ठीक है, पहले वाले का फॉर्म मैच कर रहा है कुछ कुछ, लेकिन दूसरे वाले का बिल्कुल नहीं कर रहा है। तीसरे वाले का ये पैरेलल में है, क्या हो जाएगा पैरेलल में, ZL ZC ZL प्लस ZC, यहां पर डालेंगे क्या आ जाएगा, J ओमेगा L अपॉन J ओमेगा C। ठीक है, J ओमेगा L प्लस 1/J ओमेगा। ठीक है, तो यहां पर आप देख सकते हैं क्या आ जाएगा, J ओमेगा से जो ओमेगा कट जाएगा, बचेगा L/C। और दिस अगेन J हम कॉमन ले लेंगे, L कॉमन ले लेंगे, ओमेगा माइनस जो ऊपर बच रहा था 1/ओमेगा LC यहाँ पर बच रहा है। तो आप देख सकते हैं सी वाले का भी फॉर्म वो नहीं आ रहा है जो हमें चाहिए। ठीक है, ऑप्शन ए का ही जो है मैच कर रहा है, और ऑप्शन डी तो केवल कैपेसिटर है। ऑप्शन डी के लिए Z इज इक्वल्स टू -J/ओमेगा C आ जाएगा। तो ना ही ये फॉर्म मैच कर रही है, ना ही ये और ना ही ये, तो ओनली ऑप्शन ए इज मैचिंग विद आवर फॉर्म, सो आंसर इज ऑप्शन। बहुत इजी क्वेश्चन है, बात समझ में आ गई होगी आपके यार। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। टीआईएफआर 2022 का एक और क्वेश्चन, ये 5 मार्क्स में क्वेश्चन था। ठीक है, हर साल जो पार्ट ए वाला है, पार्ट ए में 3 क्वेश्चन आ रहे हैं हर साल इलेक्ट्रॉनिक्स के, और पार्ट बी में हर साल 1 या 2 क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है सर, ये क्या कहता है क्वेश्चन, जरा देखेंगे। क्वेश्चन ये कहता है द नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर शोन इन द फिगर ऑन द राइट यूजिंग अ नॉन आइडेंटिकल ऑपरेशनल एम्पलीफायर इज गिवन बाय दिस। इसका फाइनाइट ओपन लूप दिया हुआ है हमें, ए बीटा की वैल्यू दी हुई है, गेन दे रखा है, और आपको जो है अप्रोक्सीमेट वेरिएशन बताना है क्लोज लूप गेन में। ठीक है, सही चल रही है हमारी रिकॉर्डिंग, एक बार चेक कर लें बीच में। नाउ सर कैसे होगा, क्या है सर, यहां पर देखो, अगर आप देखेंगे यहां पर जो बात करी गई है फाइनाइट ओपन लूप गेन की बात करी गई है। ठीक है, फाइनाइट ओपन लूप गेन से मेरा क्या मतलब है सर, अगर हम देखें फाइनाइट ओपन लूप से मतलब होता है कि ये जो है प्रैक्टिकल डायोड है।
प्रैक्टिकल डायोड कह रहा हूं मैं, प्रैक्टिकल ओप एम्प है। ठीक है, मतलब जब आपसे कह दिया जाए फाइनाइट ओपन लूप गेन तो उसका मतलब है प्रैक्टिकल ओप एम्प, बिकॉज इन हमारा आइडियल ओप एम्प का तो इनफाइनाइट होता है ओपन लूप गेन। ठीक है सर, तो अब हमें बीटा दे रखा है, कैसा सर्किट है ये, नॉन इन्वर्टिंग है, इन्वर्टिंग है, नॉन इन्वर्टिंग है, देखो इनपुट जो है नॉन इन्वर्टिंग पे दिया हुआ है, तो ये हमारा नॉन इन्वर्टिंग हो गया। इसके लिए सर आपने कुछ क्लास में लिखवाया है क्या? मैंने बिल्कुल लिखवाया है। ठीक है, तो क्या होता है नॉन इन्वर्टिंग के लिए हमारा जो हमारा गेन होता है, क्लोज लूप गेन इज गिवन बाय ओपन लूप गेन 1 प्लस बीटा ओपन लूप गेन। ठीक है, अगर सर मेरे पास ये तो नॉन इन्वर्टिंग है, मान लो कल को क्वेश्चन, अब हर साल सेम क्वेश्चन थोड़ी आएगा, मान लो अगले साल इस साल क्वेश्चन सर हमारा इन्वर्टिंग पे आ गया तो क्या फॉर्मूला होगा, लिख लो भाई, इन्वर्टिंग के लिए भी फॉर्मूला लिख लो, इन्वर्टिंग प्रैक्टिकल ओपैम्प, इसके लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है क्लोज लूप इज इक्वल्स टू ओपन लूप इंटू आर एफ विद माइनस साइन। ठीक है, आर एफ प्लस 1 प्लस ओपन लूप इंटू, ये आ जाएगा। ठीक है, तो इन्वर्टिंग के लिए हमारे पास ये रहता है, और नॉन इन्वर्टिंग के लिए जैसे मैंने अगले पिछले पेज पे लिखवाया ही है, दैट इज AOL 1 प्लस बीटा AOL। बीटा क्या होता है सर? बीटा इज अ फीडबैक वोल्टेज अबाउट दिस। अगर मैं कहूं इसके अबाउट फीडबैक FV है तो दिस वोल्टेज अपॉन आउटपुट वोल्टेज विच विल बी R2 अपॉन R1 प्लस R2 इज बीटा, जैसे कि यहां पर दिया भी। ठीक है सर, पूरा क्वेश्चन मैंने यहां पर आपको समझा दिया विद थ्योरी। अब क्या होगा सर, यहां पर रेंज दे रखा है, रेंज दे रखा है हमें, उस रेंज के लिए बताना है और हमें जो है यहां पर अप्रोक्सीमेट परसेंटेज वेरिएशन निकालना है। ठीक है सर, ACL की वैल्यू निकालेंगे डिफरेंट डिफरेंट के लिए, तो क्या आ जाएगी, जरा इसको हम थोड़ा सा यहां पर सॉल्व कर ले। ठीक है, ए की जो वेरिएशन दे रखा है वो हमें ये दे रखा है कि 10 की पावर 4 से 10 की पावर 5 तक वेरिएशन है, तो पहले 10 की पावर 4 के लिए कर लेते हैं। ACL विल बी ओपन लूप गेन, ये A नॉट दे रखा है 1 प्लस बीटा A नॉट। बीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है 0.1, वैल्यू डालेंगे, पहले 10 की पावर 4 के लिए कर लेते हैं, 10 की पावर 4 1 प्लस 0.1 इंटू 10 टू द पावर 4, यही है फॉर्मूला। ठीक है एवरीवन, क्या आ जाएगा यहां से, यार जनरली पता है हम क्या करते हैं, इसको अप्रोक्सीमेट कर देते हैं। ठीक है, अगर IIT JAM का एग्जाम होता तो अप्रोक्सीमेट कर देते हैं और आंसर निकाल देते हैं, लेकिन भैया ये TIFR एग्जाम है तो यहां पर आंसर एग्जैक्ट निकालना पड़ेगा, और आप इसको कैलकुलेटर से अगर कैलकुलेट करेंगे इट विल बी 9.990, ये आ जाएगा 9.9900। ठीक है सर, अगर मैं इस चीज को सेकंड वाले के लिए 10 की पावर 5 के लिए निकालता हूं तो क्या आ जाएगा, 10 की पावर 5 1 प्लस बीटा यानी कि 0.1 10 की पावर 5। ठीक है भाई, अब अगर इसको हम कैलकुलेट करते हैं तो क्या आ जाएगा, यहां पे इसको कैलकुलेट करेंगे इट विल बी 9.9990। ठीक है, एक 9 का फर्क आ रहा है, बस इतना सा फर्क आ रहा है मात्र। और यहां पर अगर हम परसेंटेज एरर इसमें निकालते हैं, परसेंटेज एरर, तो ये क्या आ जाएगा 9.999 माइनस 9.990 अपॉन 9.999 इंटू 100, दिस गिव्स अस द रियल आंसर विच इज 0.09। ठीक है, 0.09 परसेंटेज एंड विच इज द करेक्ट आंसर। तो आप देख सकते हैं कितने एक्यूरेसी से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, बनता भी है भाई इतनी एक्यूरेसी, तो ऑप्शन ए। अच्छा, अगर बच्चे यहां पर सोच रहे हैं कि सर हर क्वेश्चन का आंसर तो ऑप्शन ए ही आ रहा है, तो ऐसा क्या कोई गेम फिट किया हुआ है इन्होंने? ऐसा होता है, TIFR वाले बड़े स्मार्ट हैं यार। ठीक है, जब वो आंसर की रिलीज करते हैं ना, जो पुराने ओल्ड पेपर वो रिलीज करते हैं TIFR की वेबसाइट पर, उसमें सब पे मतलब वो ऐसे अरेंज करते हैं कि सबका आंसर ए ही होता है। ठीक है, लेकिन जब आप क्वेश्चन एग्जाम देने जाएंगे तो आंसर शफल हो जाते हैं। ठीक है ना, ऑप्शन शफल हो जाते हैं, मतलब आपको ये ऑप्शन बी मिलेगा, आपके दोस्त को डी मिलेगा ये ऑप्शन, तो वो ऑप्शन शफल कर देते हैं। बट जब आंसर की निकालते हैं तो सबका आंसर ए देते हैं। बड़े स्मार्ट तरीके से, मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि ये कितने स्मार्ट तरीके से वो आंसर की निकालते हैं। चलिए आगे बढ़ जाते हैं फिलहाल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखेंगे यार फटाफट से। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा यार, ऐसा ही क्वेश्चन अगर आपका आएगा प्रैक्टिकल डायोड पे तो आप सॉल्व कर सकते हो इस साल। ओके, TIFR 2022 का एक और क्वेश्चन है, ये भी 5 मार्क्स में क्वेश्चन आया था, ये PhD में आया था, मतलब 5 मार्क्स में, लेकिन
इंटीग्रेटेड पीएचडी वाले भी कर ही सकते हैं क्योंकि सिलेबस फर्क नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक्स में पीएचडी और इंटीग्रेटेड पीएचडी का दोनों का सिलेबस सेम है। ठीक है जी, क्वेश्चन देखेंगे क्या लिखा हुआ है। पूरा क्वेश्चन आप रीड करेंगे, मैंने तो एक बार रीड कर रखा है इसको। ठीक है, अ थायरोट्रॉन कंसिस्ट ऑफ ट्यूब फिल्ड विद, ठीक है, मैं आपको सिनेरियो समझाता हूं यहाँ पर क्या हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, जिनॉन एटम्स भरे हुए हैं इस ट्यूब में। ठीक है, एक तरह से कैथोड रे ट्यूब है। ठीक है, यहाँ पर ये एक एनोड है, एक कैथोड है, और इसके अंदर जो है जिनॉन एटम्स भरे हुए हैं। ठीक है, ये फिलामेंट लगा हुआ है। ये जो फिलामेंट है वो इस रॉड को गर्म करके यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालेगा। ठीक है, फिलामेंट क्या करेगा, रॉड को गर्म करके रॉड से इलेक्ट्रॉन निकाल देगा। ठीक है, अब होता क्या है यहाँ पर कि जब एनर्जी कम होती है, ठीक है, यहां से जब हमारे जैसे ये हीट होना स्टार्ट करेगा, ठीक है, जैसे जैसे ये हीट होना स्टार्ट करेगा वैसे वैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा निकलने लग जाएंगे और वैसे वैसे करंट जो है बढ़ता चला जाएगा। यस और नो, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन ज्यादा निकलेंगे वैसे वैसे करंट बढ़ता चला जाएगा। बट जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन ज्यादा निकलेंगे वैसे वैसे इनकी काइनेटिक एनर्जी भी ज्यादा होती जाएगी और वैसे वैसे ये जिनॉन एटम से टकराना शुरू कर देंगे। ठीक है, और उसकी वजह से जैसे ये जिनॉन एटम से टकराएंगे ये ग्राउंड की तरफ चले जाएंगे यहां पर। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रॉन्स नहीं टकराएंगे वो तो पार चले जाएंगे, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन्स टकरा जाएंगे वो ग्राउंड की तरफ चले जाएंगे। ये इस क्वेश्चन का पर्सपेक्टिव है। ठीक है सर, तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन बढ़ते चले जाएंगे वैसे वैसे काइनेटिक बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे ये जिनॉन के साथ जो है मोमेंटम ट्रांसफर करने लग जाएंगे। ठीक है, अब मोमेंटम ट्रांसफर होने लग जाएगा तो इलेक्ट्रॉन जो है स्लो डाउन हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन स्लो डाउन, और ये ग्राउंड की तरफ जाने लग जाएंगे रेदर देन करंट फ्लो होने के लिए। तो यहां पर जो करंट है वो डिक्रीज होना लग जाएगा। क्या ये बात समझ में आ रही है सिनेरियो यार? ठीक है, क्या सिनेरियो सर, हीट बढ़ती जाएगी, मतलब सर्किट जैसे जैसे टाइम जाता जाएगा, जैसे जैसे हम पोटेंशियल बढ़ाते जाएंगे, जैसे जैसे पोटेंशियल बनाते जाएंगे वैसे वैसे इस फिलामेंट में हीट बढ़ती चली जाएगी, इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे, करंट ज्यादा होगा। बट जैसे जैसे हमारा इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे, काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, जिनॉन एटम्स के मोमेंटम ट्रांसफर भी ज्यादा होगा और इलेक्ट्रॉन रिजल्टिंगली स्लो डाउन होकर करंट लो कर देंगे। तो ऐसे में जो करेक्ट आंसर है वो ये है ऑप्शन ए। क्यों है सर, देखेंगे। यहाँ पे मैं बाकी दो ऑप्शन लाया नहीं, बट अगर आप बाकी ऑप्शंस को भी देखोगे तो वो मैच नहीं करेंगे। स्टार्टिंग में जब लो पोटेंशियल है तो पहले तो इलेक्ट्रॉन्स फटाफट से निकलेंगे, है ना, इलेक्ट्रॉन्स निकलना शुरू होंगे और करंट बढ़ेगा। फिर एक टाइम आएगा कि जहां पर जिनॉन की काइनेटिक एनर्जी बढ़ने लग जाएगी और मोमेंटम ट्रांसफर की वजह से करंट में कमी आनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद दोनों में एक इक्विलिब्रियम अटेन हो जाएगा और सैचुरेशन आ जाएगा। यार अगर 100 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं तो 80 टकराएंगे, 20 फिर भी पार पहुंच जाएंगे। तो ये जो 20 इलेक्ट्रॉन है उनकी वजह से करंट जो है सैचुरेशन में आ जाएगा। Thus ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस। ठीक है, एक्सप्लेनेशन मैंने आपको बता दिया है इसमें कि पहले करंट बढ़ेगा बिकॉज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे होंगे, फिर जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे एक उनके साथ ना जिनॉन एटम के साथ टकराने के बाद करंट में कमी आएगी और एक सैचुरेशन आ जाएगा, अल्टीमेटली इक्विलिब्रियम अटेन हो जाएगा। ठीक है सर, आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ यहां पर ध्यान देंगे थोड़ा सा। ठीक है, ओके, 2022 के पांचों क्वेश्चन हमने यहां पर कर लिए हैं। एक एक क्वेश्चन मैं आपको यहां पर कराऊंगा, कोई भी क्वेश्चन मैं यहां पर स्किप नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, सारे क्वेश्चंस में यहां पर कोशिश करूंगा कि आपको मैं करवा। ठीक है सर, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम अगर आए तो कहता है कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर इज कॉन्फ़िगर्ड एज शोन इन फिगर बिलो फॉर एन एसी इनपुट, दिस इज सर्किट बिहेव्स एज। ठीक है, फॉर एन एसी इनपुट ये कैसा बिहेव करेगा ये सर्किट। ठीक है, अब यार ये सर्किट जो है ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। ठीक है, अगर आप ऑप्शन देखें तो कैसे ऑप्शन है यहाँ पर, कैपेसिटर विद नेगेटिव कैपेसिटेंस, इंडक्टर विद नेगेटिव इंडक्टेंस एंड ऑल दैट। तो ये जो है एक स्पेशल काइंड ऑफ हमारे ओपैम एम्पलीफायर्स होते हैं, नेगेटिव सर्किट्स। देखेंगे जरा इन्हें। ठीक है, तो ये इन्हें नेगेटिव इंपीडेंस सर्किट कहा जाता है, एनआईसी। ठीक है, इन्हें एनआईसी कहा जाता है, नेगेटिव इंपीडेंस सर्किट। ठीक है, और जरूरी नहीं है कि आप इनको मतलब कैपेसिटर से ही बनाओ। अगर आप इस पर ध्यान दो तो जरूरी नहीं है कि आप इसको कैपेसिटर से बनाओ, किसी से भी बना सकते हो। इस Z की जगह कैपेसिटर भी हो सकता है, रेजिस्टेंस भी हो सकता है, इंडक्टर भी हो सकता है। ठीक है, कुछ भी हो सकता है। काम क्या होता है सर इसका? इसका काम ये होता है जो आउटपुट होता है वो हमारा वो नेगेटिव ऑफ वीसी वोल्टेज, जो इसके अक्रॉस वोल्टेज होगी वो, या नेगेटिव ऑफ रेजिस्टिव वोल्टेज, जो भी यहां पर वोल्टेज आएगी उसका नेगेटिव आउटपुट ये निकाल के देता है विद सम गेन ऑफ कोर्स। ये हमारा गेन फैक्टर हो गया।
ठीक है ना, ये हमारे गेन फैक्टर हो गया, बिकॉज ये नेगेटिव वाला काम कर रहा है, देखो नेगेटिव फीडबैक की तरह ये वाले काम कर रहे हैं, तो यहां से जो गेन आएगा वो आ जाएगा हमारा R1/R2 ऑफकोर्स विद द गेन। ठीक है, ये तो अगर मैं रेजिस्टेंस लगा देता हूं, देख सकते हैं यहां पर, तो ये नेगेटिव रेजिस्टिव हो जाएगा, यहां पर आप पढ़ भी सकते हैं कि ये जो है हमारा नेगेटिव रेजिस्टिव सर्किट हो गया। ठीक है, इस Z की जगह अगर मैं C लगा देता हूं तो हमारा नेगेटिव कैपेसिटिव सर्किट हो गया, और इसकी जगह में अगर यहां पर यहां कैपेसिटिव लगा देता हूं तो ये नेगेटिव इंडक्टिव सर्किट हो गया। ठीक है, तो कुछ इस तरह से हमारे पास ये थ्योरी है। ठीक है, तो अगर आप अपना ऑप्शन देखें तो ये मैच कर रहा है हमारे ऑप्शन के साथ। ये जो सर्किट है किसके साथ मैच कर रहा है, देखो ये इस वाले के साथ मैच कर रहा है, इसीलिए हमारा जो आंसर है वो नेगेटिव कैपेसिटिव। ठीक है, क्या ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, ये एनआईसीज है, नेगेटिव इंपीडेंस सर्किट्स एनआईसीज हैं। ठीक है, और इनके तीन तरह के मैंने आपको बता दिए। ठीक है, इनका अगर आप डेरिवेशन देखना चाहते हो तो आप इसका गूगल कर लेना, या किसी भी बुक में मिल जाएगा, अच्छी ओपैम की बुक देखोगे, आई गेस विकिपीडिया पेज पर भी आपको मिल जाएगा कुछ ऐसा। ठीक है, अगर आप इसका डेरिवेशन देखना चाहते हो तो आप देख सकते हैं, यहां पर ये देख रखा है कि एनआईसी मतलब वही नेगेटिव इंपीडेंस और नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का एग्जाम्पल ये दे रखा है यहाँ पर। अगर आप इसकी कैलकुलेशन देखोगे तो कुछ इस तरह से यहाँ पर आप देख रखी है, एंड यू गेट दिस, जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा था। यहाँ पर भी लिखा हुआ है कि R1 R2 R3 नीड नॉट टू बी प्योर रेजिस्टेंस, वो कैपेसिटर इंडक्टर और कोई भी इंपीडेंस नेटवर्क हो सकते, तो जरूरी नहीं है वो रजिस्टर ही हो, जैसे कि यहाँ पर जो रजिस्टर बने हुए हैं जरूरी नहीं है रजिस्टर ही हो, ये LCR हो सकता। ठीक है भाई, आई होप ये बात आपको यहाँ पर समझ में आ रही होगी, नेगेटिव इंपीडेंस। तो अगर अब की बार आपके अगर नेगेटिव इंडक्टिव पूछ ले तो ये होगा आंसर, नेगेटिव रेजिस्टिव पूछ ले तो ये आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, 2021 का क्वेश्चन देखेंगे यार। 3 वेरिएबल्स ABC, डिजिटल का क्वेश्चन है ये। ट्रुथ टेबल हैज द हाई आउटपुट ऑफ फॉर द इनपुट कंडीशन दिस एंड लो अदरवाइज द अफेक्टिव मीन्स ऑफ द सर्किट वुड बी। ठीक है सर, के मैप का क्वेश्चन है, पता लग रहा है, पहले ट्रुथ टेबल बना लेंगे इसका सर, जरूरी नहीं के मैप हमें लगाना ही पड़े, बिना के मैप के भी हो जाता है। ठीक है, 3 इनपुट दे रखे हैं और एक आउटपुट दे रखा है, तो 3 इनपुट हो गए हमारे ABC, एक आउटपुट हो गया हमारा Y। ठीक है सर, सारे इनपुट्स को हम ड्रॉ कैसे करते हैं, अगर 3 इनपुट्स हैं तो देखो 8 2 की पावर 3 8 इनपुट्स होंगे, यानी कि 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 सॉरी 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1। तो ये ट्रिक हो गई हमारी, मैंने 8, ये 8 जो यहाँ पर आए होंगे वो इनपुट्स अलग अलग आए होंगे। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई कि 0 0 पर 1 है, यानी कि यहाँ पर 1 है, 0 1 0 पर 1 है, यहाँ पर 1 है, 1 0 0 पर 1 है, यहाँ पर 1 है, और 1 1 0 पे 1 है यहाँ पर, यानी कि कहाँ कहाँ पर 0 हो गया, यहाँ पर 0, यहाँ पर 0, यहाँ पर 0, यहाँ हमें आपको बताया गया है कि के मैप जब हम करते हैं या फिर हम सम ऑफ प्रोडक्ट करते हैं, एसओपी जब करते हैं तब हम 1 को काउंट करते हैं। तो ये वाला कौन सा इनपुट हो गया हमारा, A बार B बार C बार, दूसरा वाला A बार B C बार, तीसरा वाला ये वाला A B बार C बार, और चौथा वाला ये वाला, यानी कि A बार सॉरी A B C बार। अब यहां पर या तो मैं के मैप लगा सकता हूं और या फिर मैं आइडेंटिटी से सॉल्व कर सकता हूं, बट ये क्वेश्चन हद से ज्यादा इजी है, बिकॉज आप देखिए अगर मैं इसमें C बार कॉमन ले लेता हूं तो क्या आ जाएगा मेरे पास, अगर मैं C बार कॉमन ले लेता हूं चारों में से, जो कि वो चारों में से ही आ रहा है, यूनिक बात ये है C बार, तो ये क्या आ जाएगा, ये तो 1 हो जाएगा, है ना। इसको आप फर्दर सॉल्व भी करके देख सकते हो कि क्या आ रहा है। ठीक है, ये आ जाएगा हमारा A बार इंटू 1 प्लस A इंटू 1 C बार, और ये क्या आ जाएगा, ये खुद अपने आप में 1 आ जाएगा, तो आंसर आ गया हमारा C बार। बात समझ में आ रही है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन आ रहा है, देख सकते हो आप। इलेक्ट्रॉनिक्स जिन बच्चों ने मुझसे पढ़ रखी है या फिर जिन बच्चों ने अच्छे से पढ़ रखी है इलेक्ट्रॉनिक्स, उनको कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, बहुत इजी क्वेश्चन लग रहे होंगे, क्योंकि ऐसे मैंने क्लास में क्वेश्चन करीब करीब ना जाने कितने क्वेश्चंस कराए हैं। आजकल भी जो है इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ा रहा हूँ 6 PM पर उन्हें डेली मेगा रिवीजन में,
ठीक है, तो मेगा रिवीजन में भी हम हर टॉपिक के कम से कम 20-20 क्वेश्चन यहाँ पर करवा रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2021 का एक और क्वेश्चन देखेंगे, बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है ये। जैसा कि 2022 देखो, 22 में ये वाला क्वेश्चन आया था ना हमारा समिंग एम्पलीफायर, वैसा ही क्वेश्चन दोबारा आ गया है समिंग एम्पलीफायर का 21 में भी। चलिए होगा यहाँ पर भी सब कुछ ही सेम, देखेंगे कैसे करेंगे यार। तो नेगेटिव फीडबैक है सर, तो वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट लगेगा। यहाँ पर जीरो पोटेंशियल है तो यहाँ पर भी जीरो पोटेंशियल हो जाएगा। वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट क्या कहता है? वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट कि यार जो V पॉजिटिव पे वोल्टेज है वो V नेगेटिव पे वोल्टेज होनी चाहिए। यहाँ पर ये ग्राउंडेड है, 0 वोल्ट है तो यहाँ पर भी 0 वोल्ट होगा। नोडल एनालिसिस जरा लगाओ, क्या आ जाएगा नोडल से? 0 माइनस वी नॉट अपॉन आर एफ प्लस 0 माइनस वी अपॉन आर प्लस 0 माइनस 2v अपॉन आर बाई 2 प्लस 0 माइनस 3v अपॉन आर बाई 3 एंड डैट डैट डैश प्लस 0 माइनस nv अपॉन आर बाई n। ठीक है, नंबर ऑफ n दे रखे हैं यहाँ पर। ठीक है सर, यहाँ पर अगर हम इनको अब सॉल्व करें इस नोडल एनालिसिस को तो क्या आ जाएगा यार? क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन तो पढ़ेंगे। क्वेश्चन दे रखा है इफ द फॉलोइंग आउटपुट वी नॉट इज मेजर टू बी दिस, आउटपुट ये दे रखा है तो आपको फीडबैक आर एफ की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, आर एफ के आपको ऑप्शन दे रखे हैं। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। अब इफ वी सॉल्व दिस क्या आ जाएगा यहाँ पर? वी नॉट बाय आर एफ, इसको राइट हैंड साइड में लेगा। यहाँ पर क्या बच रहा है? माइनस वी अपॉन आर को मैं अगर कॉमन ले लूँ तो यहाँ पर बच रहा है 1/1। यहाँ बच रहा है सर 2 ऊपर चला जाएगा यानी कि 2 स्क्वायर, यहाँ बच रहा है 3 स्क्वायर, यहाँ पर बचेगा 4 स्क्वायर एंड सो ऑन, यहाँ पर n स्क्वायर, ऐसे ही बच रहा है यहाँ। ये सीरीज सम हमने क्लास 12th में पढ़ा हुआ है PMI में। ठीक है, ये सीरीज सम जो है हमने 12th क्लास में पढ़ा हुआ है PMI में। क्या आ जाएगा सर ये? ठीक है, n प्लस 1 2n प्लस 1 बाय 6। ठीक है सर, अब कह रहा है कि आउटपुट जो है माइनस वी के इक्वल है, आउटपुट इज माइनस वी, तो यहां पर आप आंसर पुट कर दोगे माइनस वी, ये कट जाएगा तो यहां से आर एफ क्या निकल के आ रहा है? आर एफ इज 6r अपॉन n प्लस 1 2n प्लस 1। ठीक है, दिस इज द फाइनल आंसर दैट इज कमिंग आउट टू बी वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। ऑप्शन ए इज द वेरी करेक्ट आंसर। आई होप यहाँ पर बात समझ में आ रही होगी एवरीवन। यहाँ पर देखें हम कनेक्टेड हैं, वेल कनेक्टेड हैं, बहुत बढ़िया, बेहतरीन। चलिए ठीक है, सो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, so let us begin again. Let's do some more questions. Are we connected well? एक बार मैं देख लूं यहाँ पर, बहुत बढ़िया, बेहतरीन। चलिए तो a sealed box containing, next question करते हैं 2021 का क्वेश्चन है। a sealed box containing a digital circuit as shown in figure। ठीक है सर, ऐसा सर्किट दे रखा है। However, the output of the circuit is not as per the diagram। यानी कि हमारा जो आउटपुट आ रहा है वो सही नहीं आ रहा है जैसा आना चाहिए था। कुछ आउटपुट्स सिनेरियोज यहाँ पर दे रखी हैं। अब आपसे कह रहा है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा यहाँ पर। बेस्ड ऑन दिस वी कैन कंक्लूड दैट ऑप्शंस क्या है? और गेट इंस्टेड ऑफ एंड गेट। यहाँ पर अगर जो एंड गेट लगे हैं वो कह रहा है कि और गेट होने चाहिए इनकी जगह। ऑप्शन बी, नैंड गेट होना चाहिए नॉर गेट की जगह, और गेट होना चाहिए नॉर गेट की जगह, एंड गेट होना चाहिए नॉर गेट की जगह। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन ऐसे हमें दे रखे हैं। अब हमें यहाँ पर कोई और ऑप्शन नहीं है तो हमें चारों ऑप्शन को यहाँ पर ट्राई करना होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका यही है, चारों ऑप्शन को यहाँ पर चेक करना होगा कि क्या आ रहा है। चलिए पहले तो हम इस ये जो सर्किट है और इस आउटपुट को हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर पहले इसकी बात करूं स्विच की, ठीक है, ये थोड़ा डायग्राम को एक साथ हमें नजर में रखना होगा इन दोनों चीजों को। स्विच 1 इज ओपन, स्विच 2 इज क्लोज्ड। अब आप देखिए यहाँ पर जो सर्किट है, अगर मेरा स्विच 1, पहले तो स्विच 1 ओपन का क्या मतलब है? अगर मैं इस स्विच 1 ओपन होता है तो यहाँ पर आउटपुट क्या आ जाएगा? 5 वोल्ट, है ना। अगर ओपन होता है तो 5 वोल्ट, क्लोज हो जाएगा तो 0 वोल्ट। ठीक है ना, अगर ये ओपन होता है तो 5 वोल्ट, क्लोज होता है तो 0 वोल्ट, यानी कि ये 1 है, ये 0 है। सिमिलरली स्विच 2 के लिए भी है, यार ये क्लोज हो जाता है तो ये ग्राउंड के साथ कनेक्टेड हो जाएगा, और ये ओपन रहता है तो 5 वोल्ट के साथ कनेक्टेड है। ठीक है सर, ये बात भी हमारे समझ में आ गई है कि ओपन होगा यानी कि स्विच ओपन है तो 5 वोल्ट है, क्लोज है तो 0 वोल्ट है, यानी कि ये 1 और ये 0 सिग्नल है। ठीक है सर,
अब यहाँ पर अगर मैं डायग्राम को देखूं कि यहाँ पर ये स्विच 1 इनपुट है, यहाँ पर ये स्विच 2 इनपुट, ठीक है, यहाँ स्विच 2 इनपुट है ये, और यहाँ पर ये स्विच 2 इनपुट है और ए इनपुट है, ठीक है सर। अब पिन ए का इनपुट जो है यहाँ दे रखा है कि पिन ए कैसे बिहेव करेगा, यहाँ दे रखा है, ठीक है। वो क्या है, यह है 0 1 और 0, ये दे रखा है 0 1 0 दे रखा है, यहाँ पर भी 0 1 0, ठीक है सर। तो आउटपुट क्या आ रहा है वो हमें यहाँ पर बताना है, ठीक है सर। अगर मैं यहाँ पर ऑप्शन ए को ट्राई करूं, जैसे कि मैंने कहा था यहाँ पर मुझे ऑप्शंस को ट्राई करना पड़ेगा, तो अगर मैं ऑप्शन ए को ट्राई करता हूं कि एंड गेट की जगह और गेट लगा देता हूं तो क्या आंसर आएगा, देखते हैं, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर बनाऊं सर्किट, यार ये मेरा S1 इनपुट हो गया, ये मेरा S2 इनपुट हो गया, यहाँ पर मैंने और गेट लगा दिया, यहाँ पर S2 इनपुट हो गया, यहाँ पर ये A इनपुट हो गया, यहाँ पर मैंने और गेट लगा दिया, और इन दोनों को मिलाकर मैंने एक नॉर में डाल दिया, क्या आ जाएगा, यहाँ पर आएगा S1 प्लस S2, यहाँ पर आएगा S2 प्लस A। अब इन दोनों का आपको करना है, देखेंगे यहाँ पर केसेस वाइज ले लेते हैं, केस वाइज ले लेते हैं, केस वाइज इनकी स्टडी कर लेते हैं कि पहला केस क्या दे रखा है, स्विच 1 इज ओपन, स्विच 2 इज क्लोज। स्विच 1 इज ओपन का क्या मतलब है, ओपन का मतलब है 1, यानी कि S1 इज 1, S2 इज 0, ये वाला, ये जो केस कह रहा है पहला केस, ठीक है सर। 0 और ए, हमें ए से हमें मतलब नहीं है क्योंकि ए जो है वेरी कर रहा है, तो ए को आप ऐसे ही वेरिएबल ही रहने देंगे। 1 प्लस 0 विल बी 1, 0 प्लस ए विल बी ए, इन दोनों का वो करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 प्लस ए और इनका जोर, आई मीन सॉरी नॉर, ठीक है, 1 प्लस ए का और नॉट नॉर आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा, ये दिस विल बी 1 प्लस ए विल बी 1, 1 बार विल बी 0। तो हमेशा आउटपुट जो है 0 होना चाहिए अगर ये और गेट होते हैं, तो अगर ये दोनों और गेट है तो हमेशा आउटपुट 0 आना चाहिए, जो कि यहां पर हमें देखने को मिल रहा है। अगर आप आउटपुट वाली स्लाइड देखोगे यहां पर तो ये 0 ही आ रहा है, यानी कि पहली कंडीशन सक्सेसफुल हो गई हमारी। सिमिलरली सेकंड कंडीशन को ट्राई करेंगे, मैं कलर चेंज कर देता हूं यहां पर, कि अब यहां पर वो कह रहा है स्विच 1 इज क्लोज, स्विच 2 इज क्लोज, दोनों क्लोज्ड है, दोनों क्लोज का मतलब है 0 0, तो आउटपुट विल बी 0 0 का आउटपुट विल बी 0, हियर इज 0 एंड दिस इज ए, 0 ए का आउटपुट विल बी ए। अब यहां पर मैं डालूंगा तो क्या आ जाएगा, दिस विल बी 0 प्लस ए का बार, दैट विल बी ए बार, तो यानी कि वो ए के साथ टॉगल करना चाहिए। तो ए के साथ टॉगल आप देख रहे हैं यहां पर आउटपुट हो रहा है या नहीं हो रहा है, यार ये 0 है तो ये 1 है, ये 1 है तो ये 0 है, ये 0 है तो यहाँ पर 1 है, तो बिल्कुल सर ये जो आउटपुट है क्या है, ए बार है। तो हमारा जो है दोनों कंडीशन सक्सेसफुल हो रही हैं, यानी कि ऑप्शन ए हमारा जो है बिल्कुल सटीक आंसर हमें दे रहा यहां पर, ठीक है सर। अगर आप बाकी ऑप्शंस भी यहां पर चेक करेंगे, ऑप्शन बी सी डी वो नहीं मैच करता है, मैंने यहां पर कर रखे हैं अपनी नोटबुक में, ठीक है, वो मैच नहीं कर रहे थे, तो आप अपने आप से होमवर्क में उसको ट्राई कर सकते। चलिए आगे बढ़ेंगे यार, TIFR 2020 का क्वेश्चन करेंगे अब। क्या कहता है ये क्वेश्चन, इन द अबव सर्किट विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मैक्सिमम वैल्यू इन वोल्ट ऑफ द आउटपुट, आउटपुट का मैक्सिमम वैल्यू क्या होना चाहिए। सर्किट को आप अगर ध्यान से देखें और मैं अगर अपने तरीके से बनाऊं जैसा मैं क्लास में स्टूडेंट्स को करवाता हूं, तो ये कुछ नहीं है, नेगेटिव एम्पलीफायर, ठीक है, बस एक यहां पर जो है डायोड लगा हुआ है, आप ऐसे समझ सकते हैं, दिस ऐसे है ना, चाहे ऐसे समझ लीजिए, और हमें तो आउटपुट बल्कि ये बताना है, आउटपुट यहां पर है, वी आउटपुट बताना है, तो आप अगर मैं इसको ऐसे ही बनाऊं, ये आउटपुट बताना है, वी आउटपुट, ठीक है। ओपैम्प का आउटपुट ये है, ओपैम्प का आउटपुट नहीं बताना है, वी आउट ये बताना है, ये यहां पर क्या वोल्टेज है, ठीक है सर, दिस इज नेगेटिव, दिस इज पॉजिटिव 15, दिस इज 5 एंड दिस इज 10, ठीक है सर। अब यहां पर क्या होगा सर, नेगेटिव फीडबैक है, क्लियरली दिख रहा है, देखो नेगेटिव से तारे जुड़ रही हैं यहां पर, तो नेगेटिव फीडबैक का क्या मतलब होता है सर, वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट, वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट का मतलब क्या है, यहां पर जो वोल्टेज होगी वही वोल्टेज यहां पर होगी। अब आप देख सकते हैं इनके बीच में कोई रजिस्टर तो है नहीं, तो यहां पर जो वोल्टेज होगी वो ही यहां पर वोल्टेज होगी, ठीक है, बिकॉज V आउटपुट इज इक्वल्स टू V माइनस एंड V माइनस विल बी इक्वल्स टू V प्लस बिकॉज ऑफ वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट। तो हम इस पर अगर मैं वोल्टेज निकाल लूं तो मेरा काम बन जाएगा,
यहां पर वोल्टेज कैसे निकलेगा? वोल्टेज डिवीजन रूल से, वोल्टेज डिवीजन रूल से। वोल्टेज डिवीजन रूल कैसे लगाएंगे सर? यहां पर हम लगा देंगे कि इस 10 ओम वाले में कितना है, तो वो होता है दिस V प्लस विल बी, यानी कि 10 ओम वाले पे कितना वोल्टेज है, टोटल वोल्टेज 15 वोल्टेज टोटल लगाई जा रही है अपॉन टोटल रेजिस्टेंस 10 प्लस 5 इंटू जिस रेजिस्टेंस के अबाउट हमें वोल्टेज निकालना है। तो ये आ जाएगा हमारा 10 वोल्ट, ये कट जाएगा, 10 वोल्ट आ रहा है। तो आप देख सकते हैं V आउटपुट विल बी 10 वोल्ट इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए इज द करेक्ट। क्या ये बात समझ में आ रही है सभी के? ठीक है, हिट अ लाइक अगर आपको बात समझ में आ रही है, ठीक है, एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू द चैनल बिकॉज ऐसी हेल्पफुल वीडियो आपके सामने और आती रहेंगी। बहुत तरह तरह की हम करियर गाइडेंस पे मेरी एक पूरी सीरीज आने वाली है, तो उसके लिए भी आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं। तो यहाँ पर हम पीएचडी, इंटरनेशनल पीएचडीज और इंडियन पीएचडीज, बाकी रिसर्च वर्क और जितनी भी तरह की जॉब्स होती हैं उसके ऊपर मैं एक एक वीडियो लेके आने वाला हूँ, ठीक है, इस चैनल पे। तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और चेकआउट भी कर सकते हैं चैनल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे, टीआईएफआर 2020 के क्वेश्चन पे। क्या ये कहता है क्वेश्चन सर? A badly designed voltmeter is modeled as an ideal voltmeter with a large resistance and large capacitor connected in parallel to it. Given this information, which of the following statement describes what happens when this voltmeter is connected to a DC volt source with voltage this and resistance? पहले तो आपको मैंने ये क्लास में क्वेश्चन करवा रखा है, ठीक है। इसमें क्या होता है सर, वोल्टमीटर में आपको पता है कि यहां पर एक सोर्स होता है, ठीक है, ये मेरा वोल्टेज सोर्स हो गया, एक इंटरनल रेजिस्टेंस होता है हर सोर्स का, ये। अब मुझे अगर इसकी वोल्टेज नापनी है या किसी भी सर्किट में वोल्टेज नापनी है तो वोल्टमीटर जो है वैसे तो ओपन सर्किट वोल्टेज मान सकता है, ओपन सर्किट वोल्टेज नाप सकता है आइडियल वोल्टमीटर। बट प्रैक्टिकल वाला क्या करता है? प्रैक्टिकल जो है किसी रेजिस्टेंस के अबाउट ही करता है। कैसे? अगर ये आइडियल वाला होता तो मैं यहीं से जो है एक अपना वोल्टमीटर कनेक्ट कर देता और वोल्टेज नाप लेता, लेकिन अगर ये प्रैक्टिकल है तो यहां पर इसके अंदर का एक रेजिस्टेंस होगा और इस रेजिस्टेंस के अबाउट मैं वोल्टेज नापूंगा कि यहां पर एक रेजिस्टेंस होगा, ये हमारा रेजिस्टेंस जो है वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस होगा और इसके अबाउट जो यहां पर वोल्टेज डिवीजन रूल से जैसे मैंने अभी बताया था, दिस वी आउट विल बी टोटल वोल्टेज अपॉन टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट का ये हो जाएगा इनटू वोल्टेज। तो अब हम वोल्टेज डिवीजन रूल से इसके अबाउट वोल्टेज मेजर करते हैं, हमारा जो रेजिस्टेंस होता है। तो ये तो हमारा टेक्निक होता है वोल्टमीटर का। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? A badly designed voltmeter is modeled as an ideal voltmeter with a large resistance and a large capacitor connected in parallel. तो यानी कि यहां पर जो रेजिस्टेंस होता है उसकी जगह पर एक कैपेसिटेंस भी अब यहां पर एक लगा हुआ है ऐसे, ठीक है। तो हमारा जो एक टोटल जो यहां पर Z होना चाहिए था इसकी जगह पर, वो हो गया हमारा इनका पैरेलल कनेक्शन, एक रेजिस्टेंस और एक कैपेसिटर का पैरेलल कनेक्शन हमारे पास यहां पर, ठीक है सर। अब वो ये कहना चाह रहा है, गिवन दिस इंफॉर्मेशन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डिस्क्राइब व्हाट हैपेंस व्हेन दिस वोल्टमीटर इज कनेक्टेड टू डीसी वोल्टेज सोर्स। डीसी वोल्टेज सोर्स के साथ अगर मैं कनेक्ट कर देता हूं तो इसमें क्या ऑप्शन सही होगा, ठीक है सर। अगर मैं इसका Z निकालूं, Z क्या आ जाएगा? दिस इज इन पैरेलल R इंटू एक्सी, R प्लस एक्सी। एक्सी क्या होता है सर? J ओमेगा, वैल्यू डाल देंगे, क्या आ जाएगा? दिस इज इन पैरेलल, ठीक है। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे? Z इज इक्वल्स टू R अपॉन J ओमेगा C, और यू कैन से, ठीक है, R माइनस R J ओमेगा C अपॉन R प्लस ओमेगा C, R प्लस यहाँ पर आ जाएगा माइनस J अपॉन, ठीक है सर। कुछ इस तरह से हमारे पास यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पर क्या होगा सर? इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। मैं अगर ओमेगा सी यहाँ पर कॉमन ले लूँ तो क्या आ जाएगा मेरा सर? इट विल बी ओमेगा 1 अपॉन ओमेगा सी, अगर मैं कॉमन लेता हूँ तो इट विल बी माइनस आर जे अपॉन ओमेगा सी, एंड दिस ओमेगा सी व्हेन टेकन कॉमन विल बी 1 ओमेगा सी आर ओमेगा सी माइनस जे। ये जो है कट जाएगा, तो हमारे पास जो z निकल के आ रहा है वो आ रहा है कुछ इस तरह से, माइनस जे अपॉन आर अपॉन मतलब
माइनस साइन नीचे ले जाएंगे आप, माइनस साइन को अगर आप एडजस्ट कर देंगे इट विल बी जे माइनस आर ओमेगा, या जे को भी आप कॉमन ले सकते हैं, सो ऑन, ठीक है। बट अगर आप देखेंगे डीसी की बात कर रहे हैं यहाँ पर, डीसी का मतलब क्या होता है सर, ओमेगा इज इक्वल्स टू जीरो, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू जीरो। तो डीसी के लिए जेड क्या आ रहा है हमारा सर, ये डिनोमिनेटर वाला टर्म जीरो हो जाएगा, बचेगा क्या हमारा आर बचेगा, ठीक है। जे से जे कैंसिल हो जाएगा, बचेगा दिस आर। तो यानी कि केवल रेजिस्टेंस बच रहा है, और जैसा हमारा पुराना सर्किट होना चाहिए था वैसा ही हो रहा है। यानी कि अगर मैं कैपेसिटर लगा भी देता हूं तो उससे क्या होगा, हमारा स्लाइड डिलेज जरूर होंगे, बट एक्चुअल में वैसा ही काम करेगा ये, है ना। आर वाला हम चाहते थे कि ये जो Z है वो आर की तरह ही काम करे, और आर की तरह ही वो काम कर रहा है, यानी कि हमारा काम बन गया जो हम इसको वोल्टमीटर बनाना चाहते थे। तो ऑप्शन ए देखेंगे, द रीडिंग ऑफ द वोल्टमीटर विल बी राइजेस स्लोली एंड बिकम स्टेडी एट अ वेरी स्लाइटली लेस देन वैल्यू, ठीक है। यानी कि यहां पर आप देखेंगे वेरी स्लो राइज करेगा बट वो अटेन कर लेगा। बाकी ऑप्शन देखेंगे, द रीडिंग ऑन द वोल्टमीटर स्टार्ट्स अ वैल्यू लेस देन वी एंड स्लोली फेल्स टू जीरो, नहीं वो सही हो जाएगा वोल्टमीटर। द रीडिंग ऑन द वोल्टमीटर रीचेस स्लाइटली टू अ मैक्सिमम वैल्यू क्लोज टू वी एंड देन स्लोली गोज टू जीरो, नहीं वोल्टमीटर सही हो चुका है। द रीडिंग ऑफ द वोल्टमीटर रीड जीरो इवन व्हेन, नहीं, ठीक है ना, रीडिंग जो है वो सही दे रहा है। बाकी तीनों ऑप्शन कह रहे हैं कि वो जीरो पर सैचुरेट करेगा, लेकिन नहीं, ठीक है। हमारा वोल्टमीटर सही हो चुका है, वो रेजिस्टेंस बनाना चाहते थे, रेजिस्टेंस ही वो बन चुका है, ठीक है सर। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक। TIFR 2022 का 2020 का एक और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर। द OR गेट, NOR गेट, ZOR गेट आर टू बी कंस्ट्रक्टेड यूजिंग NAND गेट, ठीक है सर। NAND गेट हमारा यूनिवर्सल गेट होता है। इफ द मिनिमम नंबर ऑफ NAND गेट्स नीडेड टू बी कंस्ट्रक्टेड और NOR एंड ZOR गेट इज डिनोटेड बाय दिस, तो कितना होगा। क्या सर ऐसा क्वेश्चन आपके नोट्स में है? बिल्कुल है भाई, देखो हमने इस तरह के क्वेश्चन नोट्स में करे हैं कि NAND गेट से बाकी सारे गेट्स कैसे बन सकते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने अपने नोट्स में बनवा रखा है कि NAND गेट से बफर कैसे बनता है, एंड कैसे बनता है, नॉट कैसे बनता है, एंड कैसे बनता है, और गेट कैसे बनता है, ZOR गेट कैसे बनता है, ठीक है। सब कुछ मैंने यहाँ पर बना रखा था, अपनी क्लास में करवा रखा था। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ZOR गेट बनाने में कितने लग रहे हैं सर, अगर आप देखोगे ZOR गेट फिश डायग्राम से बनता है, फिश डायग्राम में कितने लगे, 4 लगे सर, 4 NAND गेट लगे ZOR बनाने में। और गेट लगाने में कितने बने सर, 3 गेट लगे और गेट बनाने में। अब मुझे NOR बनाना है। NOR का मतलब क्या होता है भाई, कि एक और के आगे एक नॉट लगा दो, है ना, इसको एक नॉट से और कनेक्ट कर दो तो NOR बन जाएगा। तो यानी कि नॉट बनाने में कितना लगता है, ये हमारा नॉट बन गया यार, ठीक है ना, ये NAND से नॉट बना दिया मैंने, तो यानी कि एक गेट और लगेगा, तो 3 + 1 4 गेट्स। तो कुल मिलाकर क्या आ गया आंसर हमारा यार, NAND गेट बनाने, NAND नहीं ZOR बनाने में हमारे 4 गेट लग रहे हैं, NOR बनाने में 4 गेट लग रहे हैं, और गेट बनाने में 3 लग रहे हैं। तो करेक्ट आंसर क्या है, NOR = N ZOR greater than this, 4 = 4 greater than 3, ऑप्शन ए इज द। बात समझ में आ रही होगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं यार नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखेंगे TIFR 2020 का एक और बढ़िया सा क्वेश्चन है ये, ठीक है। BJT ट्रांजिस्टर पर आया है ये क्वेश्चन, रीड करेंगे क्या कहता है क्वेश्चन यार। The circuit shown below represents a typical voltage divider bias circuit for a transistor. Assume the resistance value and the voltages value are typical for using transistor as an amplifier, ठीक है। आपने अगर मेरी क्लासेस अटेंड करी है तो आपने देखा होगा कि ये किस तरह का हमारा है, ये हमारा फिक्स्ड सेल्फ बायस है, ठीक है। इसको हम वोल्टेज डिवीजन भी कहते हैं, या हम इसको सेल्फ बायस भी कहते हैं, यहाँ लिखा भी हुआ है वोल्टेज डिवाइडर, ठीक है सर। तो यहां से पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस द सर्किट वुड रिजल्ट इन द इंक्रीज इन VC। VC अगर मुझे इंक्रीज करना है तो इनमें से क्या करना होगा, R2 को डिक्रीज, R2 को इंक्रीज, RC को डिक्रीज, RC को इंक्रीज, ठीक है सर। ये 4 ऑप्शन है हमारे पास, इन चारों ऑप्शन में से देखना है कौन सा सुटेबल होगा ऑप्शन। पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आपने ट्रांजिस्टर की थ्योरी पढ़ी है तो एक्चुअल में हम बायसिंग क्यों करते हैं, हम सेल्फ बायस क्यों करते हैं, ताकि हम स्टेबल कर सके। सेल्फ बायस सिस्टम या वोल्टेज डिवाइडर बायस हम इसलिए करते हैं ताकि हमारा जो है वो स्टेबल हो सके हमारा सर्किट, यानी कि हमें IC और IB की वैल्यू चेंज ना हो, फिक्स हो जाएगी। हम ये नहीं चाहते
कि मैं किसी मोबाइल में ट्रांजिस्टर को इंस्टॉल करूं और हीट की वजह से आईसी और आईबी जो है अनस्टेबल हो जाए। ठीक है, आईसी और आईबी फिक्स चाहता हूं, तो मैं आप ये भी नहीं चाहते कि आरसी और आरई को चेंज करना चाहे, तो आरसी एंड आरई भी जो है फिक्स रहना चाहते हैं। ठीक है, आरसी और आई भी हमारे जो है फिक्स रहना चाहते हैं, तो इसीलिए ये जो आरसी वाला ऑप्शन है ना, ये नहीं होगा सही। मतलब सारा पर्पस ही खराब हो जाएगा फिर वोल्टेज डिविडर बायस का ना, ये जो बायस स्पेशली जो ये बायसिंग की जाती है, पूरा पर्पस ही खराब हो जाएगा अगर आपको आरसी को चेंज करना पड़ जाए। ठीक है, अगर आप इसकी थ्योरी पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आरसी और आरई को अगर चेंज करना पड़ जाए तो पूरा पर्पस ही खत्म हो गया वोल्टेज डिवाइडर बायस का। तो हमें आंसर तो ऑप्शन ए और बी में से ही होने वाला। अब देखेंगे ऑप्शन ए कैसे सही है। देखिए सर, इसको हम सर्किट को कैसे डील करते हैं, ये हमारा वोल्टेज डिवाइडर है, इसमें हम वीटीएच आरटीएच बना देते हैं इसको, इसमें हम थेवेनिन वोल्टेज एंड थेवेनिन रेजिस्टेंस लगाते हैं। वीसीसी, आरसी, आरई, ग्राउंड, ये आ जाएगा हमारा आरटीएच, ये आ जाएगा हमारा वीटी। ठीक है सर, अब इसमें क्या होगा, वीटीएच की वैल्यू क्या होती है, वीसीसी इंटू आर टू अपॉन आर वन प्लस। ठीक है, आरटीएच की वैल्यू क्या होती है, आर वन आर टू आर वन प्लस। ठीक है सर, अब यहां पर हमें बताना है वीसी वोल्टेज। वीसी वोल्टेज क्या है, वो यहां पर वोल्टेज है ये। अगर मैं यहां पर केवीएल लगाऊं तो क्या आ जाएगा मेरे पास, वीसीसी इज इक्वल्स टू आईसी आरसी प्लस वीसी, तो वीसी इज इक्वल्स टू वीसीसी माइनस आईसी आर। ठीक है सर, मुझे वीसी पर इंपैक्ट निकालना है R2 का, तो आईसी में मेरे को आईसी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अब मैं यहां पर एक लूप लगा दूंगा तो क्या आ जाएगा, VTH विल बी IB RTH प्लस VBE, जंक्शन है यहां पर बेस एमीटर, प्लस IER। फॉर द सॉल्विंग ऑफ दिस पर्पस मैं जो है IB को नेग्लेक्ट कर सकता हूं, बिकॉज आपको जनरली पता है कि बीटा बहुत हाई होता है, तो बीटा हाई होने की वजह से IB को आप ऑलमोस्ट जीरो ले सकते हो, तो आप इसको जीरो ले लोगे, तो यहां से IB जीरो हो जाएगा, तो क्या होता है हमारा, IB जीरो हो जाएगा, तो यहां से IE विल बी ऑलमोस्ट इक्वल टू IC हो जाएगा, और हम IC यहां से करंट निकाल पाएंगे। क्या आ जाएगा यहां से सर, यहां से IC करंट इज कमिंग आउट टू बी, यानी कि IE करंट दैट विच इज IC करंट कमिंग आउट टू बी VTH माइनस VBE अपॉन R, ये आ जाएगा। ठीक है सर, इसकी वैल्यू अगर मैं ऊपर वाले में प्लॉट करूं VC वाले में, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, VCC माइनस VTH अपॉन RE टू RC। थोड़ा सा खुली जगह में करते हैं, यहाँ पर थोड़ा स्पेस वो लग रहा है। ठीक है, क्या लिखा था वहां पर कि यार VC इज इक्वल्स टू VCC माइनस RC IC RC, तो यहाँ पर मैं IC की वैल्यू डाल रहा था VTH माइनस VBE अपॉन RE। क्या आ जाएगा, VC इज इक्वल्स टू VCC माइनस RC अपॉन RE। VTH की वैल्यू कितनी थी, VCC अपॉन R2 R1 प्लस R2 VBE RC R। ठीक है, अगर आप यहां पर देखें ऑप्शन सी भी वैलिड माना जाएगा, बट RC को चेंज करना पड़ेगा। ठीक है ना, कि आप देखें ना यहां पर मैं अगर RC को चेंज कर देता हूं, आप देखिए अगर मैं RC को यहां पर बढ़ाता हूं तो क्या होगा, ये VC वाला टर्म और छोटा होता जाएगा, ये कम होता जाएगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि अगर मुझे इंक्रीज करना है VC को तो RC को कम करना होगा, तो ये ऑप्शन भी सही होता, बट मैंने आपको स्टार्टिंग में थ्योरी का रीजन बताया कि RC को अगर चेंज किया तो सारा पर्पस ही खत्म हो गया सेल्फ बायस का। ठीक है ना, तो यहां से आप देख सकते हैं कि ये जो ऑप्शन दिए गए हैं बड़े स्मार्टली बनाए गए हैं कि आप RC को अगर यहां पर कम कर देंगे तो VC हमारा बढ़ जाएगा, बट वो ऑप्शन नहीं होना चाहिए। अब बचा यहां पर R2 के टर्म्स में, R2 से अगर मैं पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देता हूं तो ये आ जाएगा R2 R2 R2, यानी कि ये कट जाएगा R2, ये भी कट जाएगा, बचेगा ये। अब यहां पर आप देखिए
मैं अगर R2 को बढ़ाता हूं, यहां पर अगर मैं R2 को डिक्रीज करता हूं तो ये R1 बाय R2 क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ये R1 बाय R2 टर्म बढ़ जाएगा, ये टर्म बढ़ जाएगा तो ये नेगेटिव वाला जो टर्म है वो कम हो जाएगा, ये जो नेगेटिव वाला टर्म है ये लेस हो जाएगा और VC हमारा फिर मोर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए। ठीक है, आप इसका एनालिसिस करके देख सकते हैं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। ठीक है, खुद से एक बार इसका एनालिसिस करके देखेंगे कि VC इज इक्वल्स टू VCC माइनस RC अपॉन RE। इसको अगर हम सॉल्व करके लिखें, इट इज VCC अपॉन 1 प्लस R1 बाय R2। अब आप देख सकते हैं कि R2 अगर मेरा कम होगा तो ये वाला टर्म बढ़ जाएगा, ये टर्म बढ़ जाएगा तो ये नेगेटिव टर्म कम हो जाएगा, नेगेटिव टर्म लेस होने का मतलब है ये वाला टर्म मोर हो जाएगा, यानी कि हमारा जो है जो पर्पस था कि VC को इंक्रीज करना है वो R2 को डिक्रीज करने से होगा। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट। ठीक है सर, आफ्टर दिस वी मूव अहेड। ठीक है, वी आर डन विद दिस क्वेश्चन। नाउ आगे बढ़ते हैं 2020 का एक और बहुत बेहतरीन क्वेश्चन। अब ये जो क्वेश्चन है ना यार, इसका मुझे ऑप्शन सही नहीं लग रहा है कि ऑप्शन इसमें जो है ऑप्शन ए आंसर दे रखा है, बट मुझे सही नहीं लग रहा है। देखते हैं कैसे, देखेंगे सर। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ये। ठीक है, रिलैक्सेशन ऑसिलेटर दिया हुआ है। ठीक है, अगर आप रिलैक्सेशन ऑसिलेटर की थ्योरी भी पढ़ेंगे तो उसके अकॉर्डिंग भी हमारा आंसर आना चाहिए, बताएंगे कैसे, देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आप देख सकते हैं सर यहां पर नेगेटिव फीडबैक है ये। ठीक है, तो नेगेटिव फीडबैक है तो वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट होगा या बिल्कुल सर। यहां पर एक कैपेसिटर है तो यहां पर जो वोल्टेज होगी VC की वही वोल्टेज यहां पर होगी। ठीक है, अब यहां पर आप देखेंगे तो यहां पर जो वोल्टेज होगी वो VC के इक्वल होगी, यानी कि VC की वोल्टेज शुड बी V प्लस के इक्वल होनी चाहिए। नाउ आपसे पूछा जा रहा है द पैरामीटर इंडिकेटेड इन द फिगर द रेशियो ऑफ मैक्सिमम वोल्टेज V आउट टू द मैक्सिमम वोल्टेज VC। आपसे ये पूछा जा रहा है, आपसे कहा जा रहा है मैक्सिमम वोल्टेज V आउट टू द रेशियो मैक्सिमम वोल्टेज ऑफ VC। आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा चुका। ठीक है सर, तो अगर हम इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ें रिलैक्सेशन ऑसिलेटर के बारे में, तो ये अस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर भी इसको कहा जाता है। ठीक है, कुछ इस तरह से इसका डायग्राम बनता है अगर फॉर्मल डायग्राम बनाएंगे तो। ठीक है, और अगर इसके बारे में हम थोड़ा सा स्टडी करेंगे, आप इसको रीड आउट कर सकते हैं एक बार कि हम किस तरह से इसका एनालिसिस करते हैं। तो मेन एनालिसिस जो है इसका ये डायग्राम आता है, इसको मैं थोड़ा जूम करके बताता हूं। ठीक है, तो ये अगर आप इस डायग्राम को देखेंगे तो यहां पर आप देखिए ये हमारा आउटपुट वेवफॉर्म है नीला वाला। ठीक है, और रेड वाला जो है कैपेसिटर का आउटपुट वेवफॉर्म है। तो हमें रेशो बताना है, तो V आउट वर्सेस VC का अगर जो आउटपुट देखें तो ये कुछ इस तरह से हमारे पास आ जाना चाहिए। आप देख सकते हैं मैक्सिमम, यहां पर आप ग्राफ में अगर देखें तो यहां पर एक पता लग रहा है कि VC की जो मैक्स वैल्यू है वो बीटा V आउट है। सर बीटा क्या होता है, बीटा अभी मैं आपको बताऊंगा, फीडबैक रेशो होता है ये। ठीक है, तो VC मैक्स इज बीटा V आउट। अब जो कि ये होता है, आप देख सकते हैं बीटा इज दिस। ठीक है, तो हमें यहां पर पता लग गया कि यार वैसे भी एनालिसिस से अगर हम खुद से एनालिसिस भी करते तो भी हम यही आउटपुट निकालते, बट फिलहाल हमें ये पता लग गया है कि VC मैक्स जो है वो बीटा V आउट होना चाहिए ये। ठीक है सर, नाउ यहां पर बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, बीटा वैल्यू इज दिस वोल्टेज VF वोल्टेज अपॉन V आउट वोल्टेज। इसका रेशो क्या हो जाएगा, वोल्टेज डिवीजन रूल लगा देंगे यहां पर, तो R2 अपॉन दिस इज R2 दिस इज R1 अपॉन R1 प्लस R2, यानी कि 35 अपॉन 5 प्लस 35 कितना आ जाएगा ये 7 अपॉन 8। ठीक है, 35 बाय 40 7 अपॉन 8 यहां पर आ रहा। तो यहां पर जो आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, दिस वुड बी VC max would be 7 by 8 of V out। ठीक है, ये हमारा आंसर आना चाहिए। और वैसे भी वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट से भी देख लो, अगर ये फॉर्मूला ना भी यूज करो तो वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट से VC शुड बी इक्वल्स टू VF। ठीक है, और यहां से भी आप VF देख सकते हो क्या ही आ रहा है, दिस इज ऑल्सो कमिंग आउट टू बी 7 बाय टाइम्स V आउट। तो हम एक ही आंसर पर निकल कर आ रहे हैं, दोनों से सेम आंसर पर आ रहे हैं। ठीक है सर, तो अब यहाँ पे मेरे हिसाब से 7 बाय 8 आंसर होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में
1/8 आंसर इन्होंने दे रखा है, तो इसके बारे में थोड़ा सा कंफर्म आप लोग करेंगे। मेरे अकॉर्डिंग 7/8 आंसर यहाँ पर आना चाहिए, और आपको मैंने थ्योरी भी दिखाई, ठीक है, इसीलिए मैंने वेरीफाई करने के लिए थ्योरी भी लेके आया हूँ कि थ्योरी के अकॉर्डिंग भी 7/8 आना चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है ये TIFR का क्वेश्चन जो है इन्होंने गलत आंसर इसका दे रखा है। अगर किसी बच्चे ने 1/8 आंसर आया तो वो आई विल बी वेरी हैप्पी कि अगर आप कमेंट्स में मुझे बताएंगे कि आपका 1/8 आंसर आया और कैसे आया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन में। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, 2019 के क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो हमने अभी तक 3 सालों के क्वेश्चन यहां पर कर लिए हैं, ठीक है, 22, 21 और 20 के। तो अगर आपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं किया वीडियो तो कर दीजिए भाई, हिट लाइक सब्सक्राइब, इतना आपके लिए एफर्ट किया जा रहा है, अलग से क्वेश्चन सॉल्व किए जा रहे हैं, वो भी फ्री में करवाए जा रहे हैं यहाँ पर यूट्यूब चैनल पे। ऑलवेज अप्रिशिएट द वर्ड, शेयर विद द फ्रेंड्स। 2019 का क्वेश्चन क्या है सर, देखेंगे जरा। क्वेश्चन यह है, इन द फिगर शोन ऑन द लेफ्ट साइड बिलो इज द इनपुट एंड राइट साइड में सर्किट है हमारा, ठीक है सर। इफ द सिग्नल हैज द टाइम पीरियड दिस एंड द सर्किट हैज द नेचुरल फ्रीक्वेंसी दिस, इन दिस केस दिस द स्टेडी स्टेट विल, ठीक है। ये हमारे काम का नहीं है, हमें अल्टीमेटली बताना है कि स्टेडी स्टेट में यहाँ पर क्या, ठीक है सर। अब मतलब क्या है यहाँ पर कैपेसिटर और डायोड का बता रखा है। मैंने आपको हमेशा अपनी क्लासेस में बताया कि जब डायोड और रजिस्टर का सर्किट हो तो वो क्लिपर सर्किट होता है, ठीक है। क्लिपर यानी कि क्लिप होगी कोई ना कोई, मतलब मान लो ये मेरा इनपुट है तो आउटपुट हो जाएगा, ये हो सकता है, ये मतलब नेगेटिव फीडबैक मान लो क्लिप हो गया, ठीक है ना, ऐसा नेगेटिव हाफ साइकिल क्लिप हो गई, ठीक है सर, ऐसे। अगर लेकिन कैपेसिटर भी लगा देते हैं, अगर मैं डायोड के साथ कैपेसिटर भी लगा देता हूं तो वो क्लैंपर हो जाता है। क्लैंपर का मतलब है कि आउटपुट ऊपर नीचे क्लैंप होगी। मान लो अगर ये है तो आउटपुट मेरा ये हो सकता है, ऊपर चली गई, ऊपर पॉजिटिव क्लैंपिंग होगी इसकी, ठीक है सर। विद दैट सो लेट ट्राई टू एनालाइज इट, लेट्स ट्राई टू एनालाइज इट नाउ। देखेंगे यार यहाँ पर क्लैंपर के बारे में मैंने आपको बताया है कि आप क्या करेंगे। सबसे पहले जो इसका स्टेप होता है, आपको वो वाली साइकिल लेनी है जहां पर डायोड ऑन लेना है आपको, ठीक है। डायोड ऑन बनाने के बाद आपको ये जो वोल्टेज है, ये VC वोल्टेज फाइंड आउट करनी है, और फिर नेक्स्ट साइकिल पर जाना है, नेक्स्ट साइकिल पर जाना है और V आउट निकालना है, ठीक है सर। ये 4 स्टेप्स हैं, इन चारों को हम फॉलो करेंगे। पहले देखो ये डायोड उल्टा लगा हुआ है तो यानी कि ये नेगेटिव हाफ साइकिल पे ऑन होगा, और यहां पर पीक एनालिसिस करना है। हमेशा यहां पर पीक एनालिसिस करना होता है, यानी कि ये वोल्टेज और ये वोल्टेज, बीच की वोल्टेज में क्या हो रहा है हमें कोई मतलब नहीं। हम हमेशा पीक वोल्टेज का एनालिसिस करेंगे जब भी कैपेसिटर लगा होगा, ठीक है सर। अब देखेंगे नेगेटिव हाफ साइकिल, नेगेटिव हाफ साइकिल एंड यानी कि V इनपुट इज इक्वल्स टू -V मैक्सिमम। क्या होगा, सर्किट ऐसा, हमारा डायोड ऑन हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये प्लस, मैंने प्लस VC ले लिया यहां पर, ठीक है सर। आप देखेंगे ये पैरेलल में है दोनों, ये रेजिस्टेंस और ये पैरेलल में है, तो आप चाहे रेजिस्टेंस के अबाउट वोल्टेज बताओ चाहे डायोड के अबाउट वोल्टेज बताओ, एक ही बात है, क्योंकि दोनों पैरेलल में है। तो इसको जरूरी हमें नहीं है, आप सीधे डायोड के अबाउट वोल्टेज भी बता दोगे तब भी आपका करेक्ट आंसर ही माना जाए। तो आउटपुट क्या आ गया सर यहाँ पर, भाई V इज इक्वल्स टू IR होता है, रेजिस्टेंस ही 0 है, शॉर्ट सर्किट का तो रेजिस्टेंस ही 0 है, तो आउटपुट हो गया हमारा 0, ठीक है सर। तो यानी कि जब V इनपुट हमारा ये है तो V आउटपुट हमारा 0 वोल्ट है। अब यहां पर सर एक काम की चीज है, सेकंड स्टेप हम VC निकाल सकते हैं, सेकंड स्टेप यहां पर VC निकाल सकते हैं। तो लेट अस फाइंड आउट, लूप लगाकर पॉजिटिव VM KVL लगा रहा हूं मैं, प्लस VC प्लस 0 इक्वल्स टू 0, तो VC इज कमिंग आउट टू बी -VM, ठीक है सर। अब नेगेटिव साइकिल के लिए करेंगे, थर्ड स्टेप पे जाएंगे, स्टेप नंबर 3 नेक्स्ट साइकिल के लिए जाएंगे। तो अगर मैं इसको पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए करूं अब, यानी कि मेरा जो इनपुट है वो पॉजिटिव VM है, तो आउटपुट क्या आएगा, ठीक है। तो यहां पर अगर हम देखें सर्किट, डायोड मेरा क्या होगा, ऑफ होगा, तो सर्किट कैसा बन जाएगा, कैपेसिटर, ये डायोड मेरा क्या हो गया, ऑफ हो गया, एंड दिस इज द V आउटपुट, ठीक है। ये हमारा इसके अबाउट V आउटपुट हो जाएगा। तो यहां पर अगर मैं लूप लगाता हूं, दिस विल बी -VM
प्लस VC, बिकॉज अब हमें वोल्टेज पता है कैपेसिटर के अबाउट, प्लस V आउट इक्वल्स टू 0। तो यहां से मैं V आउट निकाल सकता हूं, इट वुड बी VC माइनस VM, सॉरी माइनस VC प्लस VM। तो V आउटपुट क्या आ गया मेरा, VM प्लस VM, यानी कि 2VM। हमारा आउटपुट क्या आ रहा है सर, हमने एनालिसिस किया कि ये 2VM आ रहा है, यानी कि जब पॉजिटिव VM है तो 2VM पर होगा, और जब माइनस VM है तो 0 होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही कर रहा है सर, ऑप्शन डी सही कर रहा है। देखो जब वो पॉजिटिव VM है तो ये 2VM पर है, और वो नेगेटिव VM पे है तो ये 0 पर है। देखो 0 का मार्क है, ठीक है, अगर हम यहाँ पर ऑप्शन देखें तो, ठीक है, क्लैंपिंग का, कि ये 2VM से 0 अब वेरी कर रहा है, जबकि पहले VM से माइनस VM तक कर रहा। ठीक है सर, बात हमें समझ में आ गई है। तो ये आंसर हमारा आ गया, बहुत इजी क्वेश्चन क्लैंपिंग का। अगर आपने क्लैंपिंग की प्रैक्टिस कर रखी है तो आपको ये बच्चों वाला क्वेश्चन लगा होगा। चलिए सर आगे बढ़ते हैं, 2019 के क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर दे रखा है, यहाँ पर क्या दे रखा है सर, 2019 क्वेश्चन सेज दिस। हमें यहाँ पर जो है एक जेनर डायोड दे रखा है, और जेनर डायोड के लिए हमें वोल्टेज दे रखा है, मैक्सिमम ये दे रखा है। प्लीज रीड आउट, ठीक है, मैं हमेशा बता रहा हूं, आप अपने आप पॉज करके एक बार क्वेश्चन को जरूर रीड करें। ठीक, यहाँ पर आपको दे रखा है कि भाई VZ जो है 9 वोल्ट दे रखा है, मैक्सिमम 0.27 दे रखा है। अब आपको बताना है कि RS की वैल्यू क्या होगी। ठीक है सर, RS की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, कैलकुलेट करके यार फटाफट से निकालेंगे। यहाँ पर एक तो हमें VZ दे रखा है 9 वोल्ट, हमें पावर मैक्स दे रखा है, पावर मैक्स का मतलब है VZ इंटू आई मैक्स। तो आई मैक्स कितना करंट हो जाएगा, यहां से निकालेंगे। अगर ये 0.27 दे रखा है, VZ इज 9, आई मैक्स, तो मैं आई मैक्स अगर यहाँ पर कैलकुलेट करता हूं तो इट कम्स आउट टू बी 0.27 अपॉन 9, एंड विच इज 0.03, विच इज 30 मिली एम्पियर। करंट आ गया हमारा, मैक्सिमम करंट 30 मिली एम्पियर। अब यहाँ पर अगर मैं देखूं, यहाँ पर ये 9 वोल्ट है, यहाँ पर ये 12 वोल्ट है, तो यहाँ पर करंट कितना हो जाएगा, करंट विल बी 12 माइनस 9 अपॉन RS, which is 3 upon RS, and this will be RS will be 3 upon I। अब यहां से अगर मैं करंट देखूं तो करंट कहां से कैसे ट्रेवल करता है, एक यहां से करंट जाता है, फिर ये वाला करंट यहां डिवाइड होता है और यहां डिवाइड होता है, यानी कि दिस IS करंट, ये जो IS करंट है, दिस इज IZ प्लस IL करंट। हमें क्या निकालना है, मिनिमम वैल्यू ऑफ RS, कम से कम वैल्यू RS की कितनी होनी चाहिए, यानी कि अगर इसको मेरे को मिनिमम निकालना है तो ये मैक्सिमम रखना होगा। अगर मुझे RS का मिनिमम रखना है तो IS का मैक्सिमम रखना होगा, है ना। IS का मैक्स मतलब है कि इसका भी मैक्सिमम। अगर मुझे IS का मैक्सिमम रखना है तो IZ का मैक्सिमम रखना होगा, IL तो फिक्स रहेगा हमारा। ठीक है, मिनिमम हमें बिल्कुल कम से कम, आई नो यहाँ पर ये वेरिएबल दे रखा है, लेकिन मुझे कम से कम मिनिमम कितना चाहिए। तो अगर मान लो यहाँ पर करंट 0 भी जा रहा है तो कम से कम इतना करंट तो चाहिए ही जेनर को जाने के लिए। मान लो आगे अगर 0 करंट भी जा रहा है तो कम से कम IZ इतना करंट तो चाहिए ही इसको मैक्सिमम करने के लिए। ठीक है, तो हमारा IS मैक्सिमम करंट कितना हो गया यार, IZ मैक्सिमम यानी कि 30 मिली एम्पियर के इक्वल हो गया वो। और यहां पर अगर मैं वैल्यू डालूंगा दैट RS विल बी 30 अपॉन 30 मिली एम्पियर। मिली एम्पियर का 1000 ऊपर चला जाएगा, ये आ गया हमारा 100। ऑप्शन सी इज द वेरी वेरी करेक्ट आंसर। आई होप ये आपको बात समझ में आ रही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे यार। एक और यहाँ पर नैंड गेट का क्वेश्चन दे रखा है 2019 में, आप देख सकते हैं सिमिलर क्वेश्चन आ रहे हैं, बहुत ज्यादा फर्क नहीं है क्वेश्चंस में। ठीक है, एंड बड़े प्यार से आप इनको सॉल्व कर सकते हैं। करेंगे सर, इसको एनालिसिस करेंगे हम। तो ये ए है, ये क्या हो जाएगा सर, ए बार हो जाएगा। ये बी है, यहाँ पर ये बी बार हो जाएगा। यहाँ पर ये ए है, यहाँ पर ये बी, यहाँ से आ जाएगा ए डॉट बी बार। ठीक है, ये नैंड है ये। ठीक है, ये ऐसे यहाँ पर क्या आ जाएगा, ए बार डॉट बी का होल बार। ठीक है, अब इसको मैं मान लो x ले लेता हूँ, इसको मान लो y ले लेता हूँ, तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, x डॉट वाई का बार। इसको सॉल्व कर लेंगे, x बार प्लस वाई बार। x क्या था हमारा, बार था, तो ये आ जाएगा a डॉट बी बार 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 प्लस a बार डॉट बी बार बार। बार से बार हट जाएगा तो बचेगा a डॉट बी बार प्लस a बार b, विच इज ऑफ कोर्स XOR गेट। ठीक है,
देख सकते हैं, अगर मेरे पीछे वो हो गया होगा तो देख सकते हैं, बार से बार कैंसिल, और ये ए बार ए बी बार ए बार भी आ जाएगा, जोर आ जाएगा, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट। बात समझ में आपके भी आ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे हम यहाँ पर 2018 का क्वेश्चन देखेंगे। प्लीज हैव अ लुक। द कैरेक्टरिस्टिक इंपिडेंस ऑफ कोएक्सियल केबल इज इंडिपेंडेंट ऑफ। कैरेक्टरिस्टिक इंपिडेंस जो है कोएक्सियल केबल का, ये जो हमारी कोएक्सियल केबल होती है, जो घरों में डिश वाली तार होती है, ठीक है, बीच में कॉपर होता है, ठीक है, और इसमें मैश होता है साइड में, कोएक्सियल केबल होती है ये भी, जो हमारी है ना, जो डिश वाली तार होती है हमारी, तो वो कोर डायमीटर पे डिपेंड करती है, यस, उस पे डिपेंड करती है, ट्रू, ठीक है। आउटर डायमीटर पे डिपेंड करती है, यस। लेंथ ऑफ द केबल पे डिपेंड करती है, नो। तो यहां पर इंडिपेंडेंट पूछा जा रहा है कि किससे इंडिपेंडेंट है, वो लेंथ ऑफ द केबल पर कभी भी डिपेंड नहीं करती है। नहीं तो ऐसे तो हमारा सिग्नल खराब नहीं हो जाएगा कि भाई अगर मान लो 1 किलोमीटर दूर से सिग्नल आ रहा है, डिश की तार आ रही है, एक किलोमीटर दूर से अगर हमारे टीवी का सिग्नल आ रहा है, तो टीवी की आधा तो खराब हो जाएगा भाई, इधर मेसी ने गोल मारा उधर हुआ ही नहीं ठीक है ना, तो खराब हो जाएगा। तो इसीलिए लेंथ पर वो इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, है ना। डायरेक्ट डाइलेक्ट्रिक मीडियम बिटवीन कोर एंड आउटर मैश, बिल्कुल इस पर डिपेंड करता है। हमने क्लास 12th में भी पढ़ा है कि यहाँ पर TIR होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है इसके अंदर सिग्नल्स का, तो वो हमारे डाइलेक्ट्रिक मीडियम और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर भी डिपेंड करती, तो वो लेंथ पर डिपेंड नहीं करनी चाहिए कि कितनी भी बिछा दो, 4 किलोमीटर 10 किलोमीटर बिछा दो, लेंथ पर हमारा सिग्नल जो है डिपेंड नहीं करना चाहिए, उसका जो इंपिडेंस है वो लेंथ पर डिपेंड नहीं करना चाहिए, ठीक है सर। 2018 का एक और ये क्वेश्चन देखेंगे फटाफट से यार क्या कहता है सर क्वेश्चन, इट सेज दैट द आउटपुट सर्किट हमें बताना है। मैंने आपको यहां पर एक स्कीम बनाई है, आपको क्लास में मैंने बताया था कि यार एक ऐसा सिग्नल है, ठीक है, अगर मैं इसका डिफरेंशिएट करूंगा, ये कैसा सिग्नल है, ये y इज इक्वल्स टू mx है ना, स्ट्रेट लाइन है, अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन कर दूंगा तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, डिफरेंशिएशन कर दोगे तो क्या आ जाएगा, y डैश विल बी m, यानी कि दिस डिजिटल सिग्नल। इसका मैं डिफरेंशिएट कर दूंगा तो क्या आ जाएगा, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, बट यहां पर साइन चेंज हो रहा है, तो यानी कि ये जो है डायरेक्ट फंक्शन हो जाना चाहिए। तो इसका अगर मैं डिफरेंशिएशन करता हूं तो ये डायरेक्ट फंक्शन आ जाना चाहिए, डायरेक्ट फंक्शन, ठीक है, डायरेक्ट फंक्शन, स्क्वायर और ट्राइंगल पे ये जो है डिफरेंशिएशन चल रहा है कि मैंने इसका डिफरेंशिएशन किया तो स्क्वायर आ गया, स्क्वायर का डिफरेंशिएशन किया तो मेरा ये आ गया। इंटीग्रेशन में उल्टा होना चाहिए, अगर मैं इसका डायरेक्ट फंक्शन का इंटीग्रेशन करूंगा तो स्क्वायर आना चाहिए, ठीक है, इंटीग्रेशन, और इसका इंटीग्रेशन करूंगा तो ये आना चाहिए। नाउ यहां पर हमारा ये सिग्नल यहां इसमें कन्वर्ट हो रहा है कि मैंने ये सिग्नल को अननोन सर्किट में डाला और ये डायरेक्ट डेल्टा में कन्वर्ट हो गया, तो यानी कि अननोन सर्किट कौन सा होगा, ये हमारा अननोन सर्किट जो है क्या होना चाहिए, डिफरेंशिएटर होना चाहिए। और इसको मैंने आपको क्लास में बखूबी पढ़ाया है, करवाया है क्वेश्चन को, ठीक है। तो अगर आपने देखा होगा लो पास फिल्टर जो होते हैं वो हमारे इंटीग्रेटर होते हैं, हाई पास फिल्टर जो है वो डिफरेंशिएटर होते हैं। यहां पर आप देख भी सकते हो कि ये क्या है हमारा, ये हमारे इंटीग्रेटर है, इंटीग्रेटर। अगर मैं कैपेसिटर के अबाउट वोल्टेज लेता हूं तो इंटीग्रेटर, अगर देखो सर्किट सेम है, आर और सी, आरसी दोनों आरसी सर्किट है, लेकिन मैं अगर कैपेसिटर के अबाउट आउटपुट वोल्टेज लेता हूं तो वो इंटीग्रेटर है, रजिस्टर के अबाउट लेता हूं तो वो डिफरेंशिएटर है। तो यहां पर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये वाला हमारा डायग्राम सही होना चाहिए, कैपेसिटर हमारा यानी कि रेजिस्टेंस के अबाउट आउटपुट लेना है, डिफरेंशिएटर बनाना है, तो डिफरेंशिएटर क्या हो जाएगा हमारा आंसर, बी इज द करेक्ट। आप देख सकते हैं ऑप्शन में ये भी दे रखा है, ये कौन सा है, ये इंटीग्रेटर है, ये इंटीग्रेटर है, ये डिफरेंशिएटर, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है सर। आगे बढ़ते हुए बुलियन एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, ये तो सर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, इतना सिंपल क्वेश्चन बताओ कैसे आ सकता है TIFR में, a प्लस बी सी इज इक्वल्स टू a प्लस बी ए प्लस सी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है ये, ओपन भी कर सकते हो तब भी यही आंसर आएगा, ठीक है, इनको आप ओपन भी कर सकते हो, ओपन कर दूंगा तो क्या आ जाएगा, ए प्लस ए सी प्लस ए बी, सॉरी बी ए मतलब, ठीक है, और बी सी, ए कॉमन ले लो यहां से, ए अगर मैं यहां पर ये ए बचेगा, अगर मैं यहाँ ए कॉमन ले लेता हूं तो क्या बचेगा, 1 प्लस सी प्लस बी
प्लस BC। अब 1 के साथ कुछ भी प्लस हो वो तो खत्म हो जाता है, तो बचेगा क्या A प्लस, है ना। 1 के साथ कुछ भी ऐड कर दो डिजिटल में वो तो 1 ही आंसर आएगा, तो A प्लस BC इज द करेक्ट आंसर। दिस इज द आंसर। 2018, 2018, 2018, 2018, 2018, 2017 अभी क्वेश्चन है, तो मैं एक ब्रेक ले लेता हूं, मतलब उसके बाद मैं आपको यहाँ पर क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है। चलिए फिर आज के लिए इतना ही करते हैं यार। एक्चुअली मेरे लाइव क्लासेस का टाइम हो चुका है, तो मैं बाकी क्लास अब यूट्यूब वाली बाद में लूंगा, यानी कि एक वीडियो और अपडेट कर दूंगा जहां पर मैं 18 के, 17 के, 16 के, 15 के, 10 तक, 2020 तक इलेक्ट्रॉनिक्स के आपको क्वेश्चन करा दूंगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। सी यू, टाटा, बाय बाय। प्लेलिस्ट चेक कर लेना, ठीक है। ऑल्सो सब्सक्राइब टू द चैनल एंड लाइक द वीडियो। बाकी इस चैनल पर सभी TIFR के PYQs आपको मिल रहे होंगे, लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखे हैं, ठीक है। ऑलवेज चेकआउट, ठीक है। पूरी प्लेलिस्ट चेकआउट कर सकते हैं। मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। सी यू, टाटा।